मेरे ग्रैंडफादर ने मेरे फादर को घर से निकाल दिया था व्हेन दे स्टार्टेड द फ्रूट केटरिंग। तो वो कहते थे कि हुन 80 लोग का दे बुए जाके बर्तन साफ करेंगे। जब आप एथिस्ट वाले जोन में थे, कैसे वापस आए आप? मैं ये नहीं कहता भगवान को मानो भाई, आप अपने पेरेंट्स को मान लो। ऐसा जरूरी नहीं है कि मूर्ति वाले भगवान को मानना है। मैंने कहा भैया एक बात बताओ यार, शेफ कोट पहनना चाहता हूँ लेकिन मैंने कहीं से एडुकेशन नहीं ली। बोला तूने इम्तियाज कुरैशी का नाम सुना है? वो चौथी या छठी फेल थे और आज उनका कुजीन वर्ल्ड कुजीन है। वैल्यूएबल चीज को एक्सपेंसिव बोलने का एक नाम रख लिया है। हम एक्सपेंसिव नहीं है, हम वैल्यूएबल है। देयर वाज अ टाइम है किसी के ऑफिस के बाहर जाता था तो एक एक घंटा बैठा रहता था। काम बोलेगा तो नाम अपने आप बोलेगा। आपको लगता है कुछ हद तक आप ही कमा चुके हो? एक क्लाइंट थे, बोले गोल्डी जी यार आपके ना मैंगो की वैरायटी बहुत कम थी। मेरे मुंह से निकल गया कि सर कल दिन से पहले मैं आपको आम खिला दूंगा। और तो मैंने अपने फादर को फोन करा, बोले बेटे तू फेल हो जाएगा। मेरे नजर में सेक्रीफाइस नाम का कोई वर्ड नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट जर्नी। मैं अपने बच्चों को डीटीसी बस में बिठाऊंगा। मेरे बेटे के पास आज भी आईफोन नहीं है, कोई फोन ही नहीं है। आपके बिजनेस में टेक्नोलॉजी कैसे एक रोल प्ले करती है? टेक्नोलॉजी हमारा फ्रूट नहीं काट सकती, वो बता सकती है कि इसको काटना कैसे है। तो नाउ आई कैन प्राउडली से कि मेरी कंपनी 80% प्लास्टिक फ्री बन चुकी है। इस इंडस्ट्री में दोस्तों की क्या इम्पोर्टेंस है? आई थिंक इस इंडस्ट्री में नहीं, इस जीवन में ही बहुत इम्पोर्टेंस है। व्हाट इज द की टू सक्सेस? इतना प्यार करो अपनी प्रोडक्ट से कि सबको भूल जाओ। ऐसी वो क्या चीज है जो आप हमारी इंडस्ट्री में बदलना चाहते हैं? Hi guys, welcome back to another episode of Wear FM India, India's first wedding podcast, season 2. आज का ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर हमारे पॉडकास्ट ने कभी भी आपको कुछ वैल्यू दी है तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज आपके एक सब्सक्राइब से बहुत बड़ा डिफरेंस बनता है। हमारी कम्युनिटी और भी बड़ी होती है। इससे हम और भी बड़े इंसाइटफुल एंड वैल्यूएबल गेस्ट को लाएंगे ताकि आप कम से कम समय में ज़्यादा और बेहतर इंसाइट्स सीख सकें। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है जिन्होंने वेडिंग इंडस्ट्री में एक नया ट्रेंड सेट किया है विद हिज यूनिक एंड प्रीमियम फ्रूट केटरिंग सर्विसेज। इनका नाम है मिस्टर गोल्डी भसीन, शिव फ्रूट मार्ट के ओनर, जो अपने इनोवेटिव फ्रूट कॉन्सेप्ट्स के लिए जाने जाते हैं। वेदर इट्स ग्रिल्ड फ्रूट्स, डिजाइनर कट फ्रूट डिस्प्लेज या फिर एग्जॉटिक फ्रूट काउंटर्स एट हाई एंड वेडिंग्स। आज हम इनके साथ बात करेंगे अबाउट हिज जर्नी, वेडिंग केटरिंग में उनका एक्सपीरियंस और कैसे वो एक लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम जानेंगे इस प्रोफेशनल दुनिया से अलग what a day in his life looks like. So let's get into it. So should I start or you start? I think you must start. No, it's your job. I think I am only here for the answers, not for the questions. पर मुझे लगता है कि जैसे आप शुरुआत कर रहे थे ना, और वो आपकी पर्सनालिटी को बहुत डिफाइन करता है। दैट इज, जैसे आपने भी जयकारा लगाया था ना, आई थिंक वी हैव टू डू इट टुगेदर, है ना? Yes. 1 2 3 जयकारा शेरवाली माँ, बोल साचे दरबार की जय। देखो, शुरुआत बहुत पॉजिटिव हुई है और आपका बहुत 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 स्वागत है वेर एफएम के काउच पे। मुझे लगता है कि ये काउच ना काफ़ी लेजेंडरी बनता जा रहा है, क्योंकि आप जैसे लोग जब इस काउच को चूज़ करते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ तो सही हो रहा है ना? Absolutely. पॉजिटिविटी तो हर चीज़ में देखनी चाहिए। थैंक यू सो मच। समटाइम्स व्हाट वी फील कि जैसे हमारे ऑफिस टेबल पे कुछ पड़ा है तो हम उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करते जी। होना कुछ नहीं है, आई डोंट थिंक कि कुछ होना है, बट वो इनर ऑफ द माइंड में चल रहा होता है कि नहीं यार ये ऐसे ही ठीक है। सो आई डोंट नीड टू चेंज माई लोकेशन और द चेयर की फेस उधर कर लो या उधर कर लो। सो व्हाट आई फील, जो भी आप एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप चीज़ें यूज़ कर रहे हैं फॉर योर जर्नी, फॉर योर वेड एफएम, जो भी आपका जोन है, तो आई थिंक हर चीज़ में कुछ ना कुछ, कहते हैं हर जगह भगवान है। Absolutely. तो भगवान आपके किसी टीम मेंबर में भी हो सकता है, बिल्कुल, आपके मदर में भी हो सकता है, आपके ड्राइवर पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। बिल्कुल। ऑन दैट नोट, मेरा एक वेड एफएम का छोटा सा रिचुअल होता है कि जब भी हम अपने ऐसे सवाल जवाब वाला जो गेम है वो शुरू करते हैं, उससे पहले मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम सब कहानियों से बने हुए हैं, है ना? और हम सबकी एक अलग 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 कहानियाँ लिखी गई हैं।
तो मुझे आपकी कहानी जाननी है. व्हाट्स योर स्टोरी? स्टोरी आई डोंट थिंक ऐसा कुछ बहुत कुछ जानने को है, बट द सिंपल आंसर इज़ दिस कि यू नो मेरा जो प्रोडक्ट था इट वॉज नॉट मेंट टू बी फिट इन अ वेडिंग्स. वो ऐसा था ही नहीं कि लोगों ने सोचा था कि ये शादी में भी होगा. बिकॉज देर वॉज अ टाइम जब लोग सिंपल सी एक सैलेड खा के और दाल चावल खा के घर चले जाया करते थे एक शादी से, और बाद में अच्छी केटरिंग कंपनीज आई तो उन्होंने दे मूव टू द स्नैक्स काउंटर. देन आपको ये बात जान के बड़ा लगेगा, जो पुराने लोग हैं वो इस बात को जानते हैं. देर वॉज अ टाइम जब मैं बच्चा था तो हमारे टाइम पे रोटेशन स्नैक्स नहीं होते थे. देर वॉज अ काउंटर ऑफ स्नैक्स. यस. फिर वो टाइम चेंज हुआ तो पार्टीज में रोटेशन स्नैक्स स्टार्ट हुए. तो हम बच्चे उस पर जंप करके चटनी लगा के कुछ खा लेते थे कि भाई दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा, बिकॉज काउंटर पे तो वो मिलता था. तो इट इज़ समथिंग लाइक कि जो चाट और फ्रूट, मैं तो दोनों की बात करूँगा, कि वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था. अगर है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा. एग्जैक्टली. तो मेरी कहानी सिर्फ इतनी सी है कि जब मेरे फादर ने मुझे ये जॉब दी, that I am the third generation into this business. Wow. My company is since 1940, before the independence of India. Amazing. And वैसे it is like कि पीछे से मेरा फैमिली 150 साल से फ्रूट का काम कर रहे हैं. 150 साल से? यस. आप बताना चाहेंगे कि क्या जर्नी रही है, किस जर्नी तरीके देखो, से? ग्रैंड पेरेंट्स ने तो बहुत मेहनत करी, बिकॉज उस टाइम पे देर वॉज नॉट मच रिसोर्सेज. तो हम लोगों का एक छोटा सा स्टेशन होता था, अजमेरी गेट एक जगह है दिल्ली में, उसके पास. तो वहाँ पर कुछ जो मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सुना है, तो वहाँ पे कुछ रोड वोड कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हुआ. तो उन सबको बोला भाई आप यहाँ से मूव करो. तो मेरे ग्रैंडफादर की किसी ने हेल्प करी. तो देर वॉज वेरी नियर मार्केट कॉल्ड बंगाली मार्केट. उस ज़माने में वो इट्स अ नेबरहुड ऑफ द कनॉट प्लेस, ओके, बिहाइंड द मॉडर्न स्कूल. तो वहाँ पर किसी ने हेल्प करके, किसी कस्टमर ने हेल्प करके मेरे ग्रैंडफादर को वो शॉप दिलाई. एंड उसके बाद उन्होंने वो दुकान ली. एंड सिंस देन माय ग्रैंडफादर, माय ग्रैंड पेरेंट्स एज वेल, मेरे ताया जी, मेरे चाचा जी, मेरे फादर साहब, सब लोग फिर उस जर्नी को आगे लेते हुए आए. एंड द अर्ली 90s और यू कैन से द 88-90s, तो मेरे फादर ने ये स्टार्ट करा विच इज़ अ फ्रूट काउंटर. तो मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा कि मेरे ग्रैंडफादर ने मेरे फादर को घर से निकाल दिया था व्हेन दे स्टार्टेड द फ्रूट केटरिंग. वो बोले क्योंकि पुराने ज़माने के लोग क्या होते थे, वो तुरले वाली पगड़ी पहनते थे मेरे दादाजी, और वो बड़ा पजामा जैसे पंजाबियों में होता था, खुला कुर्ता. हाँ जी. तो वो कहते थे कि पंजाबी में बोलते थे, आई डोंट नो सबको ये एक्सेंट समझ में आया, कि हुन असी लोका दे बूहे जाके बर्तन साफ करेंगे. दैट मीन्स कि हम लोगों के दरवाजे जाके बर्तन धोएंगे. तो ये क्या केटरिंग बिजनेस क्या होता है. तो मेरे फादर होलसेल मार्केट में उन्होंने 7-8 दिन गुजारे, वो वहाँ सोए. आई थिंक मुझे ऐसा लगता है वो मेरे ग्रैंडफादर का पुश था, क्योंकि वो कहते हैं ना बड़ों की गालियों में भी बरकत होती है, यू नो, आशीर्वाद होता है. तो हम बच्चे भी थोड़े नॉटी होते हैं, समझना नहीं चाहते. तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ग्रैंडफादर ने मेरे फादर को पुश करा था, डू समथिंग. वो वहाँ सोए तो उन्होंने अपनी ज़िद नहीं छोड़ी कि मैं तो ये काम करूँगा. एंड आई एम श्योर वो ऊपर बैठे हैं साहब, हमारे दादाजी, वो आज हम बच्चों पे बहुत खुश होते होंगे कि हम बच्चों ने उनकी लेगेसी को कहाँ तक मूव करके लाए. और मैं ये मानता हूँ कि जो भी चीज़ में आपके बड़े हैं या आपके घर के बड़े हैं, जैसे मैं आज आपके किसी टीम मेंबर से बात कर रहा था कि लोग समय के साथ अपनी चीज़ें भूलते जा रहे हैं. किसी एक अलग टॉपिक पे बात हो रही थी कि ऐसी चीज़ें हमारे ग्रैंडफादर, हमारे फादर करते थे, जो आज हम सोशल मीडिया के थ्रू सुनते हैं कि दिस इज़ अ राइट वे टू ईट अ फूड, दिस इज़ अ राइट टाइम टू ईट अ फूड. ऐसा कुछ नहीं है भाई. ऐसा पहले ज़माने में भी होता था. लोग सुबह 7 बजे 8 बजे ब्रेकफास्ट कर लेते थे. लोग 1 बजे तक अपना लंच फिनिश कर लेते थे. लोग 8 बजे के बाद मेरे घर पे डिनर सर्व नहीं होता था जब मैं छोटा बच्चा था. अब उसको बहुत सारे नाम दे दिए गए, बहुत सारी चीज़ें बदल दी गई कि दिस इज़ अ डाइट टाइम, डाइट प्लान. बट हमारे बड़े ऐसे ही थे, वो सिंपल खाना खाते थे, टाइम पे खाते थे, टाइम पे सोते थे, टाइम पे उठते थे.
तो जो उन्होंने बनाया आई थिंक वही लेगेसी हम आगे ला रहे हैं. हमने कुछ ऐसा अलग नहीं करा. हाँ, इनोवेशंस तो गो विद द टाइम, गो विद द फ्लो. इनोवेशंस तो आपको करनी ही पड़ेंगी. जैसे आज पॉडकास्ट है, आजकल बड़ा इन है ना, देयर इज़ अ फैशन ऑफ पॉडकास्ट. तो मुझे लगता था माइक के आगे बोलना बड़ी डिफ़िकल्टी होगी. मैं कल रात को भी सोचता रहा क्या बोलूँगा, बट नाउ आई एम कंफर्टेबल. मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ग्रैंडफादर से जर्नी मेरे फादर को मिली, मेरे फादर से मेरे ब्रदर को मिली, मेरे ब्रदर से मुझे मिली, और आगे मेरे से मेरे ब्रदर को भी मिल रही है, और होपफुली मेरे बच्चों को भी मिलेगी. मुझे ऐसा लगता है कि सब ने अपने अपने पार्ट पे बहुत अच्छा रोल प्ले करा, बहुत अच्छा. मेरे फादर ना सोचते कि केटरिंग करेंगे और उनके ग्रैंडफादर की बात से रुक जाते तो शायद हम ये ना कर रहे होते. बिल्कुल. वी आर पुटिंग अप आवर सेल्फ इन 1 or 2 3 शॉप्स, फ्रूट शॉप्स इन द मार्केट. तो सब ने अपना अपना रोल प्ले करा. लेकिन जब मैं आया तो उस टाइम पे क्या आया, उस टाइम पे थोड़ा फैशन भी आया, थोड़ा प्रेजेंटेशन कल्चर भी आया, और थोड़ा समझने में आया कि प्रोडक्ट को वैल्यू कैसे करा जाता है. मुझे अच्छे से याद है, मैंने अपने पहले भी काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में बोला है कि देयर वाज अ टाइम इन 2004 और 2003, तो मैं किसी के ऑफिस के बाहर जाता था तो 1-1 घंटा बैठा रहता था. मैं वेट करता था कि इस फार्म हाउस ओनर से मिलूंगा, इस केटरिंग कंपनी ओनर से मिलूंगा. देयर वाज नॉट सो मच प्लानर्स. तब उस ज़माने में 2-3 प्लानर्स ही होते थे, तो वहाँ तक तो हम पहुँचे ही नहीं थे. और तो मैं 1-1 घंटा बैठा रहता था. तो मेरे फ्रेंड्स हैं वो मुझे बोलते थे कि यार तू 1 घंटा कैसे बैठ जाता है. तो मैं बोलता था नहीं यार, आज मैं बैठ रहा हूँ, कल ये बैठेंगे. वाह. मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं यार, अभी इनका टाइम है और अभी मेरा अपने आप को शोकेस करने का टाइम है. मैंने अभी पीछे भी जो हमारा एक सोशल इवेंट हुआ उसमें बोला, मैं पंजाब जाया करता था, और यू वोंट बिलीव मैं 1.5-2 घंटे तक वेट करता था कि मैं इस वेडिंग वेन्यू ओनर से मिल लूँ. मैरिज पैलेस, वहाँ मैरिज पैलेस बोलते हैं इस चीज़ को, कि ओनर से मिल लूँ और उसको समझा दूँ कि मैं करता क्या हूँ. तो मैंने ऐसे अपनी जर्नी स्टार्ट करी. देन आई गो ऑन द इंडिया टूर ट्रिप. मैं बॉम्बे चला जाया करता था लोगों से मिलने, अहमदाबाद चला जाया करता था लोगों से मिलने, पंजाब में जाता ही बहुत था. फिर मेरा थोड़ा राजस्थान में भी मेरे दोस्त बने, मैं वहाँ भी मिलने चला जाया करता था. तो लोग बोलते थे तू सबसे मिल के करता क्या है, तू इतने पैसे ख़राब करता है. मैं बोलता था मैं पैसे ख़राब नहीं करता, मैं अपना रिलेशन बिल्डअप करता हूँ. तो मैंने जो करा, इट इज़ लाइक मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था प्रोडक्ट को बड़ा करना. पैसे कमाना ठीक है, पैसा चाहिए था, बट वो सेकेंडरी था. मुझे था कि पहले फल को इज्जत दिलानी है, फ्रूट वाले को इज्जत दिलानी है. मेरे लिए वो जर्नी थी, वो चैलेंजेस थे. मुझे प्रोडक्ट को इज्जत दिलानी थी. प्रोडक्ट में उतना प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा था, मतलब इससे बढ़िया चीज़ दुनिया में कोई नहीं है. आप नेचर को ऐसे खिला रहे हो, सर्व कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, बट इंडिया में वो बड़ी डीवैल्यू थी चीज़. हमारे फ्रूट तो बड़ी कॉमन चीज़ है. मेरे को उसको इज्जत दिलानी थी. और मैं तो सबको कहूँगा, मैं बोलता भी हूँ ये बात, कि मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए इस बात का, बट मैं इतना कहूँगा कि डू रिस्पेक्ट योर सीनियर्स. आज मैं नए यूथ को भी ये बोलना चाहूँगा कि आप काम करो. ऑब्वियसली एक दिन में लाखों शादियाँ होती हैं इंडिया में, मैं अकेले नहीं कर सकता. एग्जैक्टली. नोबडी कैन डू, सबको मिलकर ही करना पड़ेगा. बट ऑलवेज रिमेंबर योर सीनियर्स, और ऑलवेज रिमेंबर योर फुटप्रिंट्स. कैसे ज़िंदगी में चलना है, कैसे ऑनेस्टी से चलना है. और मेरा यूएसपी जो है, मुझे लगता है आगे वो आंसर क्वेश्चन आप पूछेंगे, मुझे लगता है कि जितनी आपके अंदर दिलेरी होगी ना खिलाने की. एग्जैक्टली. पैसा जो लिया, दैट इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. और उन्होंने आपको हायर करा, आपने एक अमाउंट बताया, आपने फिर वो, बट व्हेन यू डिलीवर ना, तो आपके अंदर दिलेरी ऐसी होनी चाहिए कि वो हिल जाए बंदा, कि यार इतने तो मैंने पैसे ही नहीं दिए थे, इसने क्या कर दिया. वाओ. तो मेरे को लगता है कि वहाँ मन नहीं चुराना चाहिए. आप अपने प्रॉफिट्स कम कर लो, पर अपनी डिलीवरी नहीं. व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग. आई मीन, जो दिलेरी वाली बात है ना, ये तो हम सब ने आपके अंदर देखी भी है और हमने सब ने फील भी करी है आपके आसपास. लेकिन जो मेरा आपसे अगला सवाल है, देखो ये बहुत वैसे अनफेयर होगा कि मैं आपको कॉम्प्लीमेंट ना दूं आपकी शर्ट के लिए.
कितना अच्छे से, मतलब ना भी आप कहो कि आप क्या करते हो तो ये पता लग रहा है कि आप क्या करते हो. ये मैंने It's so मैंने सच में beautiful. इंटरनेट पे बड़ा ढूंढने के बाद ऐसी चीज ढूंढी कि जिसपे फ्रूट प्रिंट्स हो. This is एंड दिस इज very अ हैंड beautiful. प्रिंटेड शर्ट. अमेजिंग इट लुक्स. इससे पता लगता है कि आप कितने पैशनेट हो अपनी चीज़ों के लिए. अपने product के लिए. अपने प्रोडक्ट के लिए भी. मेरा आपसे जो अगला सवाल है वो है कि मैं हमेशा से जानना चाहती थी कि क्या आप इतने स्पिरिचुअल हैं इसलिए ये नाम है शिव फ्रूट मार्ट. मतलब रीज़न क्या है इस नाम के पीछे? रीज़न वैसे एक्चुअली यही है. मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे शिव जी की भक्ति करते. अच्छा. बहुत एक्सट्रीम लेवल पे. तो वो हर चीज़ में ओम नमः शिवाय हरिओम बोलने का बहुत रिवाज होता था. अब समय के साथ वो भी खो गया है, मैं देख रहा हूँ. लोगों ने वो बोलना भी कम कर दिया है. तो मेरे जो दादाजी थे वो लॉर्ड शिवा से बहुत प्यार करते थे. एक्सेस ऑफ लव. उन्होंने चारों धाम की यात्रा कर रखी थी और उस ज़माने में तो पैदल ही होती थी, घोड़े खच्चर भी नहीं होते थे. इट वॉज लाइक द अर्ली 50s. हाँ, तो उस टाइम पे उन्होंने वो करी, तो तभी से हमारा नाम ये चलता आ रहा है. आपको लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज उनके टाइम में और हमारे टाइम में काफ़ी फ़र्क है, राइट? जब आज आप अपने ब्रांड की रिप्रेजेंटेशन है, जब आप अपने ब्रांड का नाम बताते हो कि दिस इज़ माई ब्रांड्स नेम शिव फ्रूट मार्ट, क्या आपको लगता है कि देर इज़ अ नीड ऑफ चेंजिंग द नेम और यू आर वेरी हैप्पी विद दिस नेम? कभी आपको लगता है? अमूल क्या है? इट्स इंडियन नेम आई थिंक. एग्जैक्टली. तो फिर आपको लगता है कि अमूल की जगह कुछ और नाम होना चाहिए? मैं सच बोल रहा हूँ. अगर अमूल ने अपना मक्खन का नाम चेंज कर दिया, आप खाएंगे नहीं. बिल्कुल. इट्स अ ट्रस्ट फैक्टर. ऐसा नहीं लगता मुझे कहीं भी. अमेजिंग. आप उसकी रूपरेखा बदल सकते हो, आप उसको प्रेजेंट करने का तरीका बदल सकते हो. बट नाम बदलना इट्स नॉट अ राइट चॉइस. मुझे ऐसा लगता है ऐसी कोई बात नहीं है. प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए आदमी को. जैसे ऐसी बहुत सारी इंडियन, बजाज इज़ लाइक इंडियन नेम. एब्सोल्युटली. पद्मनी एक ब्रांड है, मैंने सुना है, वो मेरे फ्रेंड का ही है. इट्स अ इंडियन ब्रांड. और ऐसे देयर आर मल्टीपल ब्रांड्स. निर्मा, इट्स अ इंडियन नेम. तो एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं है. So you are very happy and comfortable and clear. मोर देन हैप्पी. भगवान से 20 रुपये मांगे थे साहब, उसने पता नहीं क्या क्या दे दिया. Perfect. 1940 से चलता हुआ बिजनेस, राइट? आपको क्या लगता है कि आपके आने के बाद या आपने जब से इस बिजनेस को संभाला है, क्या इवॉल्व हुआ है या क्या बदला है? बहुत चेंज हुआ. कुछ चीज़ें आप बताना चाहेंगे? बहुत कुछ चेंज हुआ. सबसे बड़ी चीज़ चेंज हुई जो थ्रू आउट द इंडस्ट्री हुई, इट्स अ प्रेजेंटेशन. ओके. मेरे को अच्छे से याद है कि जब मैं नया नया बिजनेस में आया था तो लोग काउंटिंग करके फ्रूट लगवाते थे हमसे. you need to give 4 + 4 fruits. Wow. 5 + 5 fruits, the 5 Indian and the 5 imported. 4 हिंदुस्तानी, 4 विदेशी. तो समय ने क्या चेंज करा कि लोगों का माइंडसेट चेंज करा कि फूड प्रेजेंटेशन कोई चीज़ है जिससे नॉट मी, इवन द होटलियर्स, इवन द केटरिंग कंपनीज, इवन द अदर फूड सप्लायर्स, हमने फोकस करा कि फूड सुंदर कैसे दिखेगा. वो बड़ी कॉमन हो गई अब तो वो लाइन. मैं बोलना नहीं चाहता कि आंखें पहले खाती हैं और ज़बान बाद में, लेकिन ये एक्चुअली हमारी ज़िंदगी में ये जो लाइन है, ये जो डायलॉग है, ये एक्चुअली हम सबकी ज़िंदगी में आया. हमने पहले प्रोडक्ट को इतना सुंदर बनाया, फिर उसकी प्रेजेंटेशन को देखा, फिर उसकी कटिंग को देखा, फिर उसके स्टाइल को देखा, फिर उसको खिलाया, और इन सबसे पहले हमने उसको ख़रीदा, प्रिक्योर करा. वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था जो सब भूल जाते हैं, बैक स्टेज. एग्जैक्टली. वो आम तभी मीठा होगा जब वो मीठा आएगा पीछे से. अगर मैं कच्चा आम ले आऊँगा, रॉ आम ले आऊँगा, कितना भी उसको काट लूँ, कैसा भी कर लूँ, मीठा नहीं हो सकता. इट्स अ नेचर कॉल. एग्जैक्टली. तो सबसे इम्पॉर्टेंट थी परचेज, प्रिक्योरमेंट, सही समय पे सही डिसीजन लेना, सही समय पे सही चीज़ को बाय करना. बिकॉज फ्रूट हैज़ अ लाइफ. कि आज हम कोई 4-5 दिन पहले चीज़ खरीद रहे हैं तो 5th and 6th डे जाके वो मैच्योर होगी और खाने लायक बनेगी. इट्स अ नेचर कॉल. ऐसा नहीं है कि उसमें मैं आटा नमक मिला के कुछ उसको चेंज कर दूंगा. तो द राइट टाइम टू बाय द राइट प्रोडक्ट. लोग मुझे बोलते हैं कि गोल्डी जी आपके जो आम खाते हैं ऐसे तो हमारे घर पे भी नहीं मिलते, हमारी मार्केट में भी नहीं मिलते. भाई मेरे घर में नहीं उगते आम.
सिर्फ मैं उसको राइट टाइम पे बाय करता हूँ, और जिस राइट टाइम पे मुझे सर्व करना है उस राइट टाइम पे सर्व करता हूँ। ऐसा नहीं है कि वो मेरे घर में आ रहे हैं, मेरे बैक यार्ड में उग रहे हैं। कभी भी आप फ्रूट खरीदें, कभी भी कोई आप खाने की चीज़ लें, कोई और भी पेरिशेबल गुड्स लें, सिर्फ देख के लें कि उसको सही समय पे लें और सही टाइम पे उसको कंज्यूम कर लें। टाइम ड्यू भी नहीं होना चाहिए और वो भी नहीं होना चाहिए, आपको सही टाइम पे उसको खिलाना है। मेरी यूएसपी यही है कि मैं अपने फ्रूट्स को सही समय पे बाय करता हूँ और सही समय पे सर्व करता हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले बहुत प्रॉब्लम्स आती थी, पहले कोल्ड रूम्स नहीं होते थे, ऐसी बहुत सुविधाएं नहीं इंडिया में होती थी, या होते थे तो वो बहुत आउट ऑफ रीच कंपनीज होती थी जो उनको बनाया करती थी। लोकल वेंडर्स नहीं होते थे, बड़ी बड़ी कंपनीज बॉम्बे में बैठी होती थी जो हमसे बात भी नहीं करती थी। तो नाउ वी हैव आवर ओल्ड कोल्ड रूम्स। अब हमें प्रॉब्लम नहीं है, हम स्टॉक कर सकते हैं। अब हम उसको 5-10 दिन उसको कैसे ट्रेड आउट करना है, कैसे किस किस साइट्स पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, हम कर सकते हैं। नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अस। ये फॉर एग्जाम्पल आपको पता लगता है कि एक वेडिंग है जो कि नवंबर में है, राइट? और आज हम फॉर एग्जाम्पल हम अगस्त में बैठे हैं, और आपको पता है कि आपको जो आपकी प्रेजेंटेशन है दैट इंक्लूड्स ऑफ सीजन फ्रूट, दैट इंक्लूड्स जो सीजनल फ्रूट, इम्पोर्टेड फ्रूट, तो ये सारे एक्सोटिक, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एग्जैक्टली। सो ये कितना लंबा प्रोसेस है और कितना वक्त लगता है टू प्रेजेंट द फ्रूट इन अ वे जो आपका क्लाइंट एक्सपेक्ट कर रहा है। वक्त लगता है, टाइम मैनेजमेंट है, मेन्यूज मैनेजमेंट है, और करते करते आपको आदत हो जाती है, यू गेट इनटू समथिंग, तो आपको पता चल जाता है कि हाउ टू वर्क आउट द थिंग्स, कैसे आपको करना है। टफ तो है। लोग मुझे बोलते हैं आपका एक प्रोडक्ट है, यू हैव अ सिंगल विंडो, इतना काम मुश्किल होगी। भाई ऐसा नहीं है, आकर देखो भाई, जान निकल जाती है बच्चे की। ऐसा नहीं है, इतना इजी नहीं होता सब कुछ लाइफ में। मेरे को फ्रूट जर्नी में ये सक्सेस मिला, इतना इजी नहीं था इस पॉडकास्ट टेबल पे आके बैठना, इस काउच पे बैठना। नो, आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट दिस कि बिना मेहनत के तो नहीं, मेहनत के साथ साथ इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है। समझदारी बहुत ज़रूरी है, ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है, एब्सोल्युटली। अपने बिजनेस से प्यार करना बहुत ज़रूरी है, अपने प्रोडक्ट को अपना बच्चे की तरह मानना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। आप किसी भी फील्ड में, मैं कहता हूँ नॉन प्रोडक्ट फील्ड में भी है, इफ़ यू आर इनटू द सर्विस इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी ट्रेड में आप, या इफ़ यू आर अ वेडिंग प्लानर, आप कुछ भी हैं, अगर आप अपने प्रोडक्ट से प्यार, अपने काम से प्यार नहीं करेंगे ना, तो कहते हैं ना कि वो बरकत आते हुए भी रुक जाती है कि भाई तेरे को तो ज़रूरत ही नहीं है, तू लेके क्या करेगा। तो भाई मुझे तो बहुत ज़रूरत है। परफेक्ट। लेकिन वेडिंग्स ही क्यों? नहीं, हम बर्थडेज भी करते हैं, एनिवर्सरीज भी करते हैं, कॉर्पोरेट पार्टीज, अब बड़ा अच्छा कल्चर। अभी आई डिड वन कोची वेडिंग, देयर इज सम साड़ी हाउस फ्रॉम सूरत who took me to the Kochi. They have the 1500 client list. उनका पूरा कॉर्पोरेट इवेंट था, पूरी शादी का शो था। आई पुट माई सेल्फ फॉर 3 days there. मैंने सबको फ्रूट खिलाया, उनके साड़ियाँ ज़्यादा बिकी भाई मेरे फ्रूट लगने से। सब हैप्पी नोट पे खाना खा रहे थे, हैप्पी नोट पे फ्रूट्स खा रहे थे, तो बड़ा हेल्दी एटमॉस्फेयर था। और मेरे को क्लाइंट ने बोला कि मैं ज़िंदगी में जब भी एग्जीबिट करूँगा या कुछ भी ऐसा करूँगा, मैं तेरा फ्रूट तो ज़रूर रखूँगा, क्योंकि बोले मेरी साड़ी याद नहीं रही, लोगों को ये याद रह गया कि आपने फ्रूट खिलाया, बड़ा अच्छा था। तो मैंने करा एक सूरत की गारमेंट कंपनी, द वन ऑफ द बिगेस्ट गारमेंट कंपनी, उनके लिए इवेंट करा। इट्स अ 3 day जॉब, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा हुआ, पैसे भी दिए उन्होंने, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है ये जो कल्चरल तौर पे लोग ऐसे बोलते हैं ना कि कॉर्पोरेट में कम पैसा है, या कॉर्पोरेट में ऐसा है, कॉर्पोरेट में वैसा है, कॉर्पोरेट वाले तो 4 खाना खा के, डिश खा के चले जाएंगे, या वो 2 ड्रिंक्स मार के चले जाएंगे। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक उनको भी समझ में आ गया कि इंडिया जो है बड़ा बड़ा ट्रेडिशनल, बड़ा रिचुअल, बड़ा अपनेपन वाला देश है। आप किसी को बोलो ये प्रोडक्ट मैं तुझे 10 रुपये सस्ता देता हूँ और साथ में गाली देता हूँ, तो वो नहीं लेगा, नहीं लेगा वो, आई एम श्योर नहीं लेगा। बोले नहीं चाहिए भाई, तेरी गाली नहीं सुननी मेरे को। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कॉर्पोरेट भी बेचते हैं, मैं कॉर्पोरेट प्लानर्स को भी ये बात बोलना चाहता हूँ कि जब आप बेचते हैं तो
मुझे ऐसा लगता है कि आपको वहाँ अपने रिचुअल ट्रेडिशंस कुछ ऐसी चीज़ें, नॉट लाइक कि आपको पूरा वो मॉडर्न करना है, कुछ कल्चरल भी उनको सर्व करना चाहिए, नॉट ओनली इन द फूड पार्ट एज वेल एज द एंटरटेनमेंट पार्ट। वेरी नाइस, कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो जैपनीज यहाँ आ रहे हैं, जो कोरियंस यहाँ आ रहे हैं, जो अमेरिकन आ रहे हैं, यूरोपियंस आ रहे हैं, उनको लगना चाहिए कि भाई तुम्हें इस देश में सामान बेचना है तो इस देश का भी कुछ लेना पड़ेगा। वेरी वेरी कल्चरल चेंज एक्सचेंज करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर चिप बेचने आए हैं या गाड़ी बेचने आए हैं तो आपको इंडिया से भी अपना कल्चर लेना पड़ेगा। मेरी ऐसी बिलीव है और मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने आई डिड, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, आज तक करीबन 100 मैंने कॉर्पोरेट इवेंट करे होंगे, बट मेरे को कहीं से कंप्लेंट नहीं आई या किसी ने नहीं बोला कि कॉर्पोरेट में फ्रूट नहीं होना चाहिए था। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। इनफैक्ट वो बोले तुम थे कहाँ अब तक, कहाँ गायब थे? हम बोले हम तो शादी कर रहे थे साहब। परफेक्ट। जैसे अभी आप कल्चर और ट्रेडिशंस की बात कर रहे थे, फ्रूट्स में कितना पॉसिबल होता है? लाइक फॉर एग्जांपल आप एक साउथ इंडियन वेडिंग कर रहे हो, बट दे वांट टू शोकेस देयर कल्चर व्हेन यू आर सर्विंग द फ्रूट। सबसे इजी है उनके लिए। कैसे आप उस चीज को करते उनके हो? किसी भी फ्रूट पे बनाना लीफ ऐड कर दूं। ब्यूटिफुल, या वो तो बहुत इजी है। तो बल्कि मैं ये बात बोलूँगा, फ्रूट हिमसेल्फ हैव सो मेनी कलर्स। अगर मैं इम्पोर्टेड फ्रूट भी बेचता हूँ, आप ये बात किसी ने सीक्रेट है, कभी ऐसे चैनल पे बोली नहीं होगी, जितने इम्पोर्टेड फ्रूट आते हैं उसके 75% फ्रूट इंडिया में भी ग्रो होते हैं, बट वो छोटे छोटे किसान, छोटे छोटे फार्मर्स साउथ इंडिया में ग्रो कर रहे हैं, वो वहीं पर सामान लगाते हैं, बेच देते हैं। उनका वो चैनल नहीं बन पाया कि वो लाखों की क्वांटिटी में बना सके या बड़े स्केल पे फार्मिंग कर सके। कीवी हमारे इंडिया में भी होती है, ड्रैगन फ्रूट हमारे इंडिया में भी होता है, बड़ा वाला गुआवा हमारे इंडिया में भी होता है, पैशन फ्रूट भी हमारे इंडिया में होता है। इवन द रंबूतान, वो कांटे वाली लीची थाईलैंड की, वो भी इंडिया में होती है। मैंगोस्टीन भी इंडिया में होती है। यू वोंट बिलीव, सारे फ्रूट इंडिया में होते हैं, बट उनका पैमाना, उनका फार्मिंग करने का जो दायरा है, जो आई डोंट नो उसकी अंग्रेजी क्या है, क्या बोलते हैं उस दायरे शब्द को, डायामीटर जो है वो उतना बड़े स्केल पे नहीं है कि वो किसी केरला के गांव में उसको ग्रो करे और वो इंडिया की कैपिटल मार्केट तक, होलसेल मार्केट तक आ जाए। बट डोंट यू थिंक कि अगर ये सारी चीज़ें इंडिया में अवेलेबल हैं, राइट, तो कहीं ना कहीं पीपल लाइक यू, अगर उन फार्मर्स के साथ अगर आप कोलैबोरेट करो तो आपको लगता है कि कर रहे हैं। हाँ, तो मतलब मुझे जानना है कि हाउ कर रहे हैं। अभी हमने लास्ट ईयर एक कोलैबोरेशन, मतलब इट्स नॉट दैट कोलैबोरेशन बड़ा शब्द हो गया जी, कि हमने उनसे सामान लिया, हम ऐसा बोल सकते हैं जी, ऐसा नहीं है। अभी हम इतने बड़े नहीं हुए कि हम कोलैबोरेशन करेंगे जी, बट हमने कुछ ऐसी एक प्रोडक्ट था जो एक बेंगलोर की कंपनी ग्रो कर रही थी, हमने उनसे लिया। इनफैक्ट अभी लास्ट ईयर एक उत्तराखंड की कंपनी आई थी कुछ बेरीज बेचने के लिए, उनकी बेरीज भी हमने बेची एंड द क्वालिटी वाज वेरी गुड, वेरी गुड, अमेजिंग। मैं तो कह रहा हूँ थोड़ा एटमॉस्फेयर, थोड़ा कल्चरल और थोड़ा हम नेचर को ध्यान में रखें और पॉल्यूशन कम करें तो बहुत कुछ इंडिया में ग्रो हो सकता है। अमेजिंग। अच्छा, चलो थोड़ा सा फ्रूट से हट के मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ कि परिवार बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एक इंडिविजुअल की जर्नी में, है ना। हम कहते हैं कि अगर मुझे काम करना है तो मुझे घर से ही तो उठकर आना है ना, अगर घर में ही मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मैं बाहर तक कैसे पहुँचूँगा। तो मुझे आपसे जानना है कि आपका जो परिवार है वो कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आज जो आप हो आपको बनाने में। इम्पॉर्टेंस तो उनकी सबसे बड़ी, जो उनका हमसे भी ज़्यादा बड़ा सेक्रीफाइस है, आर टाइमिंग्स, आर जॉब टाइमिंग्स। आई थिंक मुझे लगता है कि जो हमारे पेरेंट्स भी हैं या मेरी वाइफ है या हमारे और भी बच्चे हैं घर में या और भी लोग हैं, ब्रदर सिस्टर्स, आई थिंक वो जब हमारा टाइम शेड्यूल देखते हैं ना तो उनको लगता है यार तुम कैसे काम करते हो, आर यू द ह्यूमंस। तो आई थिंक उन्होंने जो सपोर्ट इस चीज़ में हमें दिया ना कि एंडलेस जर्नी है हमारी, फ्रॉम
टॉप टू बॉटम, कभी हम दिल्ली में हैं, कभी बेंगलोर में हैं, कभी कोची में हैं, कभी गोवा में हैं, कभी राजस्थान में हैं, कभी पंजाब में हैं, कभी कोलकाता में हैं। तो बड़ा अनसर्टनिटी है ट्रैवलिंग हमारी, हम सबकी, इनफैक्ट सभी की हमारे ट्रेड में। तो आई थिंक वो सपोर्ट सबसे बड़ा लगता है मुझे उनका, जो बार बार बैग को पैक अनपैक करके, हम तो गंदे कपड़े रख देते हैं बट वो हम बार बार करते हैं। आई थिंक वो बहुत है, वो मुझे बहुत सपोर्ट मिला उनसे। और सेकंड चीज़ मैं कहूँगा माय पेरेंट्स ब्लेसिंग्स। एब्सोल्युटली। मैं आज भी अपने घर में अपने बड़ों के पैर छू के ही बाहर निकलता हूँ। अमेजिंग। आपको रॉयल्स रॉयस ऑफ वेडिंग इंडस्ट्री क्यों बोला जाता है? मैं अभी तक तो किंग बोला जाता है। अब किंग तो देखो, आपको इतने सारे वर्ड्स बोले जाते हैं, एलवी ऑफ फ्रूट्स, रॉयल्स रॉयस ऑफ वेडिंग्स, इतने सारे किंग ऑफ वेडिंग्स, ये सब किंग ऑफ फ्रूट, राइट? ये सारी ये चीजें सब प्यार की बात है, लोग प्यार से बोल देते हैं। बट आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो उनको भी दिखता होगा आपके ब्रांड में, यस, राइट? दिखता होगा ऑब्वियसली, तभी लोग अपना वो सामने से प्यार देते हैं, रिएक्शंस देते हैं, पॉजिटिव रिएक्शंस देते हैं। आई एम श्योर उनको दिखता होगा। बट मैं नॉर्मल आदमी हूँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हम्बली नहीं बोल रहा, मतलब मेरे को ऐसा कुछ लगता नहीं, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि सक्सेस का जो लोग बोलते हैं कि उस पीक पे पहुंच गया, उस पीक पे पहुंच गया, मुझे तो ऐसा लगता है कि उस पीक पे जाके भी सीखना पड़ता है। बिल्कुल। मतलब मेरे को तो ऐसा नहीं लगा कि मैं वहाँ पहुँच गया तो मुझे सीखना नहीं पड़ रहा है। मैंने बोला कि आज से ये वाटरमेलन का नाम चेंज करके मैंगो रख दो तो लोगों ने मैंगो बोलना चालू कर दिया उसको। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को लगता है कि सीखना आपको हर जगह पड़ता है। और ये जो वर्ड्स हैं, आई एम वेरी काइंड, वेरी ब्लेस्ड, सब मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे कलीग्स, मेरे सीनियर्स, द मोस्ट रिस्पेक्टेबल सीनियर्स, जो आजकल यूथ है वो जो सीनियर्स की इज़्ज़त करना कम कर दिया जिन्होंने, मैं उनको एक बात बोलूँगा कि भाई इज़्ज़त करो, भाई इज़्ज़त करो, प्रोडक्ट की भी करो। और जिन्होंने आपके प्रोडक्ट पे या आपके वाले ट्रेड में अपना समय दिया, एक्सपीरियंस दिया, हाउ टू गेट इनटू द बिजनेस, हाउ टू गेट दिस बिजनेस इनटू द हाई टावर बिजनेस, तो उसको रिस्पेक्ट करो। पहले ज़माने में लोग किताबें पढ़ के रिस्पेक्ट करते थे कि फलाने ने ऐसा करा तो हम भी ऐसे बनेंगे। अब तो सोशल मीडिया पे सब कुछ है, ओवर द फोन सब कुछ है कि किसने कैसे क्या क्या करा। तो आई थिंक आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने सीनियर्स की। मेरे बहुत से आइडल रहे हैं इंडस्ट्री में, 1-2 केटरिंग कंपनीज़ के ओनर्स मेरे आइडल रहे हैं। इनफैक्ट मैंने उनसे रुमाल लगाने का, द हैंकरचीफ, मैंने वो लगाने का तरीका भी उनसे चुराया था कि मैं एक दिन कपड़े पहनूंगा तो ऐसे ही हैंकरचीफ लगाऊंगा, और मैंने लगाया। मैं बड़ा पॉपुलर हुआ अपने हैंकरचीफ्स के लिए। वाओ। तो मेरे को था कि मैं रहूँगा तो ऐसे ही बनूंगा यार मैं। तो मैं उनकी आज भी रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे लगता है आपको अपने सीनियर्स की, इंडस्ट्री सीनियर्स की, ब्रदर्स की, बड़े ब्रदर्स की, और अगर कोई आपकी इंडस्ट्री से नहीं भी है तो भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए यार। अपना कल्चर नहीं भूलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मैं सोचता हूँ कि जो चीज़ें पहले ज़माने में बोलते थे ना, वो कहीं ना कहीं रीफ्रेम होके, मतलब वो नए कपड़ों में पहन के वो वापस आ रही है। Exactly. मुझे ऐसा लगता है कि कर हम वही सब कुछ रहे हैं, बट उसकी फॉर्मेशन चेंज हो गई। अब देखो, आप कितने भी हम्बल हो या काइंड हो, बट बात तो यही है कि अगर हम रॉयल्स रॉयस की बात करते हैं और आपको उससे जोड़ते हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटी एंड यू बीइंग एक्सपेंसिव। ठीक है? मेरा क्वेश्चन समझिएगा। कितना डिफिकल्ट था आपको ये समझाना लोगों को कि वाई यू आर एक्सपेंसिव? आई थिंक जब आप कभी यूरोप जाएंगे ना, कभी स्विट्ज़रलैंड, तो आपको पता चलेगा महंगाई क्या होती है, एक्सपेंसिव। मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे इंडियंस ने ना थोड़ा सा वैल्यूएबल चीज़ को एक्सपेंसिव बोलने का एक नाम रख लिया है। मेरे को लगता है एक्सपेंसिव वर्ड ना वैल्यूएबल चीज़ को बोला जाता है। आप कभी यूरोप में जाएं, आप स्विट्ज़रलैंड जाएं, आप इंग्लैंड की कंट्रीज़ में जाएं, तो आपको पता चलेगा पानी की भी कीमत क्या है। एब्सोल्युटली। तो मैं सबको ये बोलता हूँ, हम एक्सपेंसिव नहीं हैं, हम वैल्यूएबल हैं, हम वर्थ इट हैं। तो कोई चीज़ वर्थ इट है तो कोई पे कर रहा है उस चीज़ को, तो उसको वर्थ मिल रही है तो वो सेटिस्फाइड है। मेरी नज़र में कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे बड़ी है।
आपको प्रोडक्ट खिलाने की दिलेरी सबसे बड़ी है, क्वालिटी सबसे बड़ी है। अगर आपको थोड़े से पैसे डाल के वो चीज़, बड़ा फिल्मी सा एक डायलॉग है कि अच्छे में और बहुत अच्छे में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। जब हम घर बनाते हैं तो सोचते हैं यार ये काउच जो है मेरे बजट में है, बट इसका जो नेक्स्ट काउच है वो थोड़ा सा बजट ज़्यादा जा रहा है, लेकिन मैं वो ले लेती हूँ। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि अच्छे और बहुत अच्छे में फ़र्क नहीं है। और एक बहुत अच्छी बात है, जो यूथ आ रहा है हमारे अंदर, हमारे इंडस्ट्री में जो क्लाइंट्स के बच्चे आ रहे हैं, जो यूथ हमें बुक कर रहा है, वो वैल्यू कर रहा है, उसको वैल्यू हो रही है चीज़ों की। इनफैक्ट वो केटरिंग कंपनी से ऐसी ऐसी चीज़ें मांग रहा है जो केटरिंग कंपनीज पहले सोचती थी कि यार इसके तो पैसे नहीं मिलेंगे। वो पैसे देने को तैयार है, बट वो वैल्यू चाहता है। वो चाहता है कि एक वैल्यू एडिशन हो उसकी पार्टी में, कुछ ऐसे कुजीन सर्व हो जो कहीं ना लगे हों, कुछ ऐसे फ्रूट्स मैं सर्व करूं जो कहीं ना दिखें उसको, या कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करूं जिससे वो क्या बोलते हैं वो टॉक लाउड हो सके, कि बोल सके किसी को कि मेरे लिए इन्होंने ऐसा करा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वैल्यू मिलना चालू हुआ है। इवन द केटरिंग कंपनीज, मुझे ऐसा लगता है वैल्यू मिलनी अब चालू हुई है। मैं एक्सपेंसिव नहीं हूँ, मैं वो अच्छे से बहुत अच्छे वाला हूँ बस। मैं ऐसा एक्सपेंसिव नहीं हूँ। आपको लगता है ऐसा, वो बोल बोल के कर दिया। अगर आप इसके पीछे का हार्ड वर्क देखेंगे ना, तो सामने वाले को लगेगा कि नहीं यार ये बच्चे ने जो बोला, ये जो इस लड़के ने बोला, उससे ज़्यादा मेरे को सर्व करा। मेरी टीम सुबह तक खड़ी रह के सबको फ्रूट खिलाती है, जबकि मेरा जॉब नहीं है वो, मेरा टाइम जॉब है। मैं 4 घंटे तक 3 घंटे तक खाना खिलाने के लिए जॉब है मेरा। बट मैं सोचता हूँ नहीं यार, अगर मैं भी क्लाइंट होता और मेरा कुछ खाने का मन करता और ये मुझे मना कर देता, तो आई फील बैड यार कि मैंने इतने करोड़ों रुपए खर्च करे, मुझे खाने को नहीं मिल रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वैल्यू मिल रही है। वो एक्सपेंसिव वर्ड नहीं है किसी के लिए भी, नॉट मेरे लिए। जो हम कर रहे हैं वो डिलीवरेबल्स हमारे बहुत हाई हैं। ठीक है, हम एक नॉर्मल पॉकेट फ्रेंडली से थोड़े से महंगे हैं, बट थोड़े से महंगे होने के बाद भी हम उसको जो डिलीवरेबल्स दे रहे हैं, जो प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं, वो बहुत हाई है, बहुत हाई है वो। मैं सच में घर में वैसा फ्रूट खुद नहीं खाता जो मैं खिलाता हूँ पार्टी में। मेरे पेरेंट्स, मेरे घर के मेंबर्स बोलते हैं कि आप अपने बाहर पार्टी में अच्छा आम खिलाते हो, हमारे घर क्यों नहीं लाते। इट्स नॉट अ जोक। बोलते हो मेरे को कि हमारे लिए नहीं है तुम्हारे पास फ्रूट। तो मुझे लगता है कि वो जो एक एप्पल या वो एक मैंगो भी बचा ना, मैं अपने क्लाइंट को खिला दूं, मैं ना खाऊं, कोई बात नहीं। So, इतना प्यार होना बहुत ज़रूरी है अपने प्रोडक्ट से और अपने काम से। बट डू यू थिंक कि इट्स हैपनिंग, जैसे अभी आपने बोला ना कि अब तो इज्जत मिलनी शुरू हुई है, आपको लगता है कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अब लोग बहुत हेल्थ फ्रीक हो गए हैं, और जब हम एजुकेटेड एंड हेल्थ फ्रीक, राइट, बिकॉज दे जब पता डिफरेंस खत्म हो रहा है। एग्जैक्टली सब जानते हैं कि सब ट्रैवल करते हैं, सब अच्छा खाना खाते हैं, सब अच्छी फैमिली से आते हैं, सब अच्छे लोग हैं, दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, थ्रू आउट एक दूसरे को जानते हैं। तो इसलिए अब उनको वैल्यू देनी पड़ रही है, देनी भी चाहिए, एब्सोल्युटली देनी भी चाहिए। बट हाउ डू यू एजुकेट दोज पीपल, मतलब जो बहुत ओल्ड स्कूल माइंडसेट से आते हैं, लेकिन पैसा है, बच्चों को चाहिए, लेकिन पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे कि मैं फ्रूट्स पे इतना पैसा क्यों लगा रहा हूँ। आई थिंक अब ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके डॉक्टर ने भी बोल दिया फ्रूट खाया करो। आई थिंक अब ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अब ये रेशियो बहुत कम रह गई। ओके, बट कभी आप मतलब कोई आपसे मिला हो तो आप कभी तो एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। तो देखो जिंदगी है तो अच्छे भी मिलेंगे, थोड़े वैसे भी मिलेंगे। इट्स अ लाइफ। मतलब आई डोंट थिंक उस पर ऑफेंड होने की ज़रूरत है, या आपको ये सोचने की ज़रूरत है आप बहुत बड़े ब्रांड बन गए हो। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं तो सोचता हूँ उसको भी कन्विंस कर लूँ, कोई बात नहीं भाई, तू थोड़े पैसे कम दे दियो, नाराज तो मत हो। परफेक्ट। आपके लिए फूड और फ्रूट में से अगर एक चीज़ चुननी हो, क्योंकि आपने हमेशा से फ्रूट को चूज़ किया है और आप एक चीज़ को एक्सेल कर चुके हो। आई थिंक ये तो बड़ा अनफेयर है। इसका बड़ा अच्छा आंसर है मेरे पास। खाने बिना आप रह नहीं सकते, तो फूड तो है ही है, उसको आप चूज़ नहीं कर सकते, सिलेक्शन ऑप्शन नहीं है उसमें। उस फूड में फ्रूट ऐड कर सकते हो आप। उस फूड पार्ट ऑफ योर लाइफ में, खाने बिना तो जिंदा नहीं रहोगे ना,
मेरी हेल्थ को, हेल्दी फ्रूट को ऐड कर सकते हो। मैं ये मानता हूँ कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है। चलो ये तो बात हो गई क्लाइंट को एजुकेट करने की, लेकिन कितना ज़रूरी है खुद भी एजुकेटेड होना इस फील्ड में? बहुत ज़रूरी है। आई रिमेंबर, मैं एक बात बताता हूँ, बहुत शुरू की बात है, इट वॉज वेरी अर्ली डेज, जब ये इवेंट कन्वेंशन स्टार्ट हुई सारी, तो मेरे पास चांस आया कि नाउ यू नीड टू प्रेजेंट योर सेल्फ एज अ फ्रूट केटरर। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं प्रेजेंट करूँगा, लेकिन मैं शेफ़ कोट पहनूँगा। तो समबडी सेज कि ठीक है, पहन लेना आप। तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि यार मैंने कहीं से HM तो करी नहीं या कोई ट्रेनिंग तो ली नहीं, तो मैं शेफ़ कोट पहन सकता हूँ या नहीं। तो मैंने अपने बहुत अच्छे फ्रेंड, केटरिंग कंपनी के ओनर हैं मिस्टर कपिल, मैंने कपिल जी को फ़ोन करा। मैंने कहा भैया एक बात बताओ यार, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि मैं शेफ़ कोट पहनना चाहता हूँ, लेकिन मैंने कहीं से एडुकेशन नहीं ली, कुछ पढ़ा नहीं इसके बारे में। बोला तूने इम्तियाज़ कुरैशी का नाम सुना है? मैंने कहा हाँ सुना है, जिन्होंने बुखारा बनाया, दमपुक बनाया। एग्जैक्टली। बोले वो चौथी या छठी फेल थे और आज उनका कुजीन वर्ल्ड कुजीन है। तो शेफ़ कोट पहनने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, सिर्फ आर्ट चाहिए, कला चाहिए कि आप उसको पहनने के बाद आप उस चीज़ को कैसे सर्व कर रहे हो, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वाओ। तो मैंने वो कोट फिर बड़े प्राउडली पहना कि मेरे को फ्रूट की तो नॉलेज है ही है, मेरे प्रोडक्ट की। तो मुझे फिर वो पहन के ऐसा फील नहीं हुआ कि मैंने इसकी कोई एजुकेशन नहीं ली या कहीं से पढ़ा नहीं। बट आपको लगता है कि जो लोग इस फील्ड में आपको देख के, जो आपको आपसे इंस्पायर होते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, अगर एक एडवाइस आपको उनको देनी हो, चाहे फिर वो ये हो कि इस चीज़ में पढ़ाई करना, इस बात को समझना कि प्रेजेंटेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है, वो क्या आई होगी? थिंक उनको ना सबसे पहले फ्रूट की दुकान खोलनी चाहिए। ओके। हमारे यहाँ पर क्या है कि आपने 4 डिस्प्ले खरीद लिए, 4 चीज़ें खरीद ली और कल से केटरिंग, फ्रूट केटरिंग स्टार्ट कर दी, ये गलत है। आई थिंक आपकी सबसे पहले एक फ्रूट शॉप होनी चाहिए, एंड सेकेंडरी आपके पास फ्रूट बाइंग करने की, परचेज करने की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। ओके। होलसेल मार्केट से, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और शॉप इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपकी आइडेंटिफिकेशन शॉप से ही बन सकती है। वो पुराने ज़माने में लोग कहते थे जब तक ठिया नहीं है, ठिया मीन्स कि जब तक एक गल्ला या एक ठिया नहीं है तब तक आपकी कोई पहचान नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है जो ये लोग आजकल आ रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि हम डायरेक्टली इस बिज़नेस में स्टेप इन कर लें या कूद जाएं, तो मुझे लगता है कहीं ना लॉन्गर रन में, अभी नहीं, हो सकता है जब वो 10 साल, 15 साल, 20 साल आगे जाएंगे तो उनके बच्चों को ये प्रॉब्लम आएगी कि उनकी आइडेंटिटी डिसॉल्व हो जाएगी। मान लीजिए कि एक 2 टायर सिटी से कोई फ्रूट या चाट कंपनी लेकर आया, उसने बहुत अच्छा बिजनेस ग्रो करा, बहुत अच्छा काम करा, थ्रू आउट द टाइम उसकी डेवलपमेंट कहीं पर रुक गई, या मान लीजिए कि फैशन चेंज हो गया, आगे का फैशन चेंज हो गया, तो उसको सर्वाइवल करने के लिए, और सेकेंडरी सर्वाइवल चलो पैसा कमा लेगा, अपनी आइडेंटिटी लेगेसी में कन्वर्ट करने के लिए उसके पास एक ठिया होना चाहिए। ठिया इज कॉल्ड योर फ्रूट शॉप, योर चाट शॉप। ज़रूरी है जी, बहुत ज़रूरी है। लेगेसी कैसे रुकेगी? बंदा ख़त्म काम ख़त्म, ऐसा नहीं होना चाहिए। वाओ, आई मीन ये सबसे बड़ा लेसन था, और ये सब बातें कोई नहीं बताता। क्यों बताएगा? सीक्रेट्स हैं। शायद आपकी जगह कोई और होता तो वो कहता कि इस चीज़ के बारे में पढ़ो, ये करो, बट आपने लाइफ के बारे में बताया कि अगर लाइफ को परस्यू करना है और इसको भी साथ ले और जाना है, जनरेशन को भी परस्यू करना है। वेरी नाइस। आई मीन तो आपके पास एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि मान लीजिए आपका बच्चा 10, 15, 20 साल बाद भी इस काम को करना चाहता है, तो दे हैव द शॉप, भाई मेरी ये दुकान है, मेरे फादर साहब ने दी थी और मैं इससे ये काम करता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है रिटेल काउंटर एक चाहे छोटा सा हो आपके पास होना चाहिए। कितने चैलेंजेस आते हैं जब आप अपने बिजनेस को स्केल कर रहे होते हो? बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। आप कुछ चैलेंजेस के बारे में बता सकते हैं? बिकॉज
मैं आपसे इसलिए ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल्स के तौर पर मांग रही हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि इस पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को समझ में आए कि इट्स नॉट अ केक वॉक। जब आप किसी को देखते हैं तो आपको लगता है कि इसकी ज़िंदगी बहुत आसान है, पर उस ज़िंदगी तक पहुंचने में जो आज ज़िंदगी जी रहा है बहुत मेहनत लगती है। हर्डल्स तो आते हैं। जी। अच्छा, मैंने पहले भी कई बार ये बात बोली है, मेरे को लगता है इस दुनिया का सबसे खराब जो वर्ड है ना वो सेक्रीफाइस है। मतलब मैं उस वर्ड का बिल्कुल भी सपोर्टर नहीं। मैं उसको अलग बात में बताता हूँ आपको। मुझे ऐसा लगता है कि वो सेक्रीफाइस नहीं है, वो जर्नी है। एब्सोल्युटली। जिसको हम लोग सेक्रीफाइस बोल देते हैं। अरे मैं पटरी पे बैठा, मैंने वहाँ चाय पी। अरे भाई, मैंने ट्रक लोड करे हैं स्पोर्ट शूज़ पहन के, निक्कर पहन के। मेरा बैक स्टेज नहीं देखा आपने, मेरे कोट कपड़े देखे आपने, गाड़ी देख ली, रात को पार्टी में आप जैसे 4 दोस्तों के साथ खड़े देख लिया। और दिखाता हूँ मेरे वेयर हाउस में मेरे कैसे काम होता है। चलो, मैंने अब वो काम छोड़ दिया क्योंकि मैंने उस काम को 10 साल पहले करा। उसके बाद मैंने धीरे धीरे उसको सिस्टम जनरेटेड बनाया, धीरे धीरे अपनी टीम को ट्रेंड करा। लेकिन भाई, मैंने खुद स्पोर्ट शूज़ पहन के ट्रक लोड करे हैं। मैं आज एक नाम नहीं लूँगा, मेरे एक बहुत बहुत ग्रेसफुल बड़े भाई हैं, बहुत ही ग्रेसफुल इंसान है, बहुत ही बेहतरीन इंसान है, बहुत ही बढ़िया आदमी है। वो एक काम करते हैं हमारी इंडस्ट्री में, एक छोटा सा स्टॉल लगाते हैं। वो आज भी ट्रक में बैठकर आते हैं साइड पे, और वो इतने अमीर बंदे हैं। और मैं उनसे सीखता हूँ, मैं उनके पैर छूता हूँ, मैं बोलता हूँ भैया ये क्यों कर रहे हो? बोले यार मुझसे गाड़ी में नहीं आया जाता। और वो रियलिज्म है, वो रियल है। मैं जानता हूँ उनकी नेटवर्थ क्या है। ठीक है, कोई नया बच्चा देख रहा होगा, उसको लगेगा यार ये तो ट्रक में आ रहा है, कोई लेबर क्लास होगा। ऐसा नहीं है, वो रियलिज्म है। मेरे नज़र में सेक्रीफाइस नाम का कोई वर्ड नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट जर्नी। भगवान ने, किसी ने बोला आप बड़े ज्ञान दे रहे हो। अरे ज्ञान काहे का दे रहे हैं भैया? हमारे को पहले ठोकरें खानी पड़ी, सीखना पड़ा, फिर हमने 2-4 गालियाँ भी खाई, अपने फादर साहब से भी खाई, क्लाइंट से भी खाई, बीच के मिडल मैन से भी खाई, फिर अपने प्रोडक्ट के बारे में करा, पैसे भी मरवाए, कई बार इज्जत पे भी घाटा हुआ। पर आज देखो ना क्या हुआ, एंड रिजल्ट देखो क्या हुआ। तो वो पार्ट एंड पार्सल था। मैं खुश हूँ, मेरे को करना चाहिए था वो। मैं अपने बच्चों को डीटीसी बस में बिठाऊंगा भाई, मेरे को बिठाना है। मैं उनको इंडिया टूर पे भेजूंगा इंडियन रेलवेज में बिठा के। मेरे पास कुछ भी हो, उससे क्या मैटर है। मैं अपने बच्चे को आज भी 5,000 से ज़्यादा महंगे का जूता नहीं लेने देता। 5,000 भी मैंने अब करा है, मेरे ज़माने में तो 300 रुपये था, अब करना पड़ा बिकॉज द स्नीकर्स, ये सब मजबूरियाँ आ गई। मेरे बेटे के पास आज भी आईफोन नहीं है, कोई फ़ोन ही नहीं है। वाओ। मेरी वाइफ नहीं देने देती किसी वो उसको फ़ोन। मुझे नहीं करना ये सब। ठीक है, मुझे एवरीबडी हैज़ देयर डेस्टिनी। मेरा ऐसा बिलीव नहीं है कि आप कल से ज़मीन पे बैठ के खाना खाने लग जाओ, बट मेरा ये बिलीव है टाइम मैनेजमेंट, किस समय पे क्या चीज़ आपने सामने वाले को देनी है, क्या सिखानी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे दादाजी मुझे मारते थे भाई, मैंने बचपन में मार खाई हुई है। मैं ऐसे नहीं सीखा, मुझे वैल्यू सिखाई गई, पैसे की वैल्यू क्या होती है। देयर वॉज अ टाइम जब मोबाइल फ़ोन इंडिया में आया था, इट वॉज लाइक 94-95। मैं छोटा बच्चा होता था 12 साल का और 14 साल का। तो मैं बोलता था यार मुझे देखना है क्या चीज़ होती है दुनिया में। तो मेरे दादाजी बोलते थे कि जब कमा लेगा पैसे तब लियो। तो ऐसा नहीं है आपको, देयर इज़, बिल्कुल बकवास बात है। मैंने सेक्रीफाइस करा, मैं यहाँ पटरी पे सोया, मैंने वो खाना खा, अरे खाया तो खाया साहब। मैंने भी कुलचे खा खा के काम करा है, बिना खाए भी काम करा है। कुछ नहीं है, बेकार का शब्द है ये। जर्नी है ये मेरी, ऐसी चलना था, ऐसी चलनी थी। हाँ, उसमें अपॉर्चुनिस्ट बनना था कि जब सही समय पे सही फैसला लेना था, वो आपको लेना पड़ेगा। अगर आप सही समय पे सही फैसला नहीं लेंगे तो दरवाजे पे आपके कोई इंतज़ार नहीं करेगा। कभी कोई ऐसा फैसला लिया है जहाँ पर आज आप रिग्रेट करते हो? रिग्रेट वाला तो ऐसा मुझे कुछ ध्यान नहीं, बट हार्डशिप का मुझे ध्यान है
कि ऐसी हार्डशिप करी है कुछ कि जिसके लिए बहुत कुछ वो करना पड़ा हो। रिग्रेट मुझे किसी चीज़ का नहीं है। आप शेयर करना चाहेंगे? रिग्रेट मुझे ये है कि बस मैं थोड़ा सा डिवोशनल पार्ट से भटक गया था बीच में, थोड़ा सा एथीस्ट बनने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे रिग्रेट हुआ कि मैं गलत कर रहा हूँ। अब मैं अच्छे से भगवान को मानता हूँ, लेकिन वैसे वाला नहीं कि आज ये है और कल ये है। मेरे लिए वो सारे दिन भगवान है। अमेजिंग। मैंने ना एक चीज़ नोटिस करी है आपके इंस्टाग्राम पे कि आपका एक हैशटैग है जो कि बहुत कांस्टेंट है, नानक नाम जहाज है। यस, क्या आप देयर इज वन मोर हैशटैग, बी वन बी यूनाइट। एग्जैक्टली सो मुझे चाहिए कि आप अपने शब्दों में, मुझे लगता है जब इंसान हैशटैग्स लिख रहा होता है ना, वो उस टाइम फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड होता है और उसको पता होता है कि वो ये क्यों लिख रहा है। मुझे आपसे जानना है कि आप ये दोनों क्यों मेरे लिखते हो? 3 हैशटैग है, नानक नाम जहाज है, इनफैक्ट 4 हैं जी। बी वन बी यूनाइट मेरा बहुत पुराना है। एक वेडिंग टपोरीज अभी मैंने थोड़े टाइम पहले स्टार्ट करा है। वेडिंग टपोरीज मतलब मैं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नाम होना चाहिए जिसमें थोड़ा फन भी होना चाहिए, और जी। बड़े सीरियस बिजनेस में आ जाते हैं हम। जी। एंड देर इज़ वन मोर जो मैंने लास्ट ईयर ऐड करा है, और मैं कभी चेंज नहीं करता उन सब चीज़ों को, विच इज़ नो फिल्टर। नो फिल्टर। बट मुझे सबसे जो बहुत ख़ास चीज़ लगी जब मैंने वो पढ़ा ना, नानक नाम जहाज है, आपका कोई बिलीफ सिस्टम है या बिकॉज यू आर पंजाबी एंड आप सिखिज़म से जुड़े हुए हो, कुछ तो होगा हाँ, जिससे आप एब्सोल्युटली कनेक्शन तो होता ही है ना। जितनी डिवोशनल प्लेसेस है, चर्च है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, दरगाह है, जितनी भी स्पिरिचुअल प्लेसेस है, मुझे ऐसा लगता है कि वो कहते हैं ना कि शांति ढूंढनी हो तो ऐसी जगह जाया जाए। जगह आपके पास चल के नहीं आएगी, आपको जगह के पास जाना पड़ेगा। तो मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसा गुरुद्वारा है जो मेरे बचपन में मेरे नेबरहुड में था, नानक प्यो गुरुद्वारा साहिब, हमारे यहाँ नॉर्थ दिल्ली में है जी। मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड राहुल वहाँ जाके बैठा करते थे अपने बचपन में। इट वाज लाइक वी स्टार्टेड इन 98 टिल टुडे। मतलब अब हमारा जाना वो जैसे साल में 4-5 बार हो गया, पहले तो हम एवरी ऑल्टरनेट डेज में जाया करते थे। तो हमारी बचपन से कनेक्टिविटी वहाँ से बनी। फिर आफ्टर मैरिज मेरे को अमृतसर जाने का बड़ा शौक़ है, मेरे को वहाँ के खाने का बड़ा शौक़ है। वहाँ के लोग बड़े प्यारे हैं, बड़ी आओ भगत करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। तो मैंने वहाँ जाना स्टार्ट करा। फिर मैंने दरबार साहिब, जिसको गोल्डन टेम्पल कहते हैं, मैंने वहाँ जाना स्टार्ट करा। फिर मेरी जर्नी थोड़ी और आगे बढ़ गई। मैं एक ऐसे गुरुद्वारे में जाता हूँ जहाँ लोग नहीं जाते, विच इज़ नियर टू द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, करतारपुर साहिब। नो, एक तरन तारन जगह है अमृतसर से आगे, वहाँ पे बाबा बूढ़ा साहब गुरुद्वारा है। बच्चों की मन्नत के लिए जाते हैं लोग वहाँ, बच्चों की मन्नत मांगने जाते हैं। फॉर द वेल बीइंग ऑफ किड्स। वेल बीइंग नहीं, फॉर द किड्स। फॉर द किड्स। यस, ओके। फॉर द किड्स। बाबा बूढ़ा साहब, तरन तारन, छबाल रोड, अमृतसर। अभी मैंने वहाँ की एक पैदल जर्नी भी करी थी, कुछ मन्नत मांगी थी, मैं पैदल गया था अमृतसर से वहाँ तक। इट इज़ रफली 18 किलोमीटर्स फ्रॉम अमृतसर। तो मुझे वहाँ बहुत शांति मिलती है जाके। जब भी मैं उदास होता हूँ तो मैं वहाँ जाके 1-2 दिन वहाँ जाके बैठ जाता हूँ। मतलब मेरे को लगता है कि बाकी सब आउटसाइड वर्ल्ड तो एक दुनिया है, जब चली जा रही है चलती रहे। जब आप एक एथिस्ट वाले जोन में थे, कैसे वापस आए आप इस जोन में? वापस नहीं आया मैं अभी भी कुछ एक चीज़ें उनकी लाइक करता हूँ। जब मैं एथिस्ट, जैसे कि जैसे मुझे लगता है कि वो लोग फेक नहीं है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। जैसे मुझे लगता है कि ये वाला पानी पीने से आप जिंदा रहोगे, ये वाला पानी पीने से मर जाओगे, उनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे कुछ चीज़ें उनकी आज भी अच्छी लगती हैं। बट उसके बाद मुझे लगता है कि जब आप अपने अच्छे बुरे दोनों समय में होते हैं, तो आपको एक इनर वॉइस चाहिए होती है जो आपको कनेक्टिविटी करा सकती है गॉड से, भगवान से। वो कहीं मिसिंग हो जाती है तो आप गलत राह पे चल पड़ते हैं। वो मिसिंग नहीं होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता भगवान को मानो भाई, आप अपने पेरेंट्स को मान लो, ब्रदर को मान लो, सिस्टर को मान लो, दोस्त को मान लो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मूर्ति वाले भगवान को मानना है। डिवोशनल होने से मेरा मतलब ये है कि आपको कुछ ऐसा करना है जो आपकी इनर सोल को शांति दे, पीस दे, जिसमें आप में जो गुस्सा है। मैं आपको एक बहुत अच्छा किस्सा बताता हूँ।
मेरे दोस्त हंसते हैं किस्सा सुन के, मैं थोड़ा सा दुनिया से अलग हूँ। एक बार क्या हुआ, मैंने कोई जैसे मन्नत मांगी मतलब कि ये काम मैं कल से नहीं करूँगा। तो वो काम बड़ा इजी था, मैंने सोचा कि ये अपनी ज़िंदगी में मैं कल से नहीं करूँगा। तो मेरे दोस्त ने बोला रहने दे, तू करेगा। मैंने कहा नहीं करूँगा। बोला ऐसा कैसे हो सकता है? कहता तू करेगा। मैंने कहा नहीं करूँगा। मैं गया और मैं गंजा हो गया। मैंने अपने सारे बाल मुंडवा दिए, सिर्फ अपनी रिकॉल वैल्यू बनाने के लिए कि मैं ये काम कल से नहीं करूँगा। इसके लिए मैंने अपने बाल दान कर दिए। और अपने घमंड पे काबू पाने के लिए, अपने ओवरकम सक्सेस पे काबू पाने के लिए, केश, अगर आप हिंदुइज्म को पढ़ेंगे तो केश जो है वो सबसे खूबसूरत चीज़ मानी जाती थी हिंदुइज्म में। इंसान के शरीर का सबसे सुंदर पार्ट माना जाता था। तो मैंने केश दान करे कि मैं कल से घमंड नहीं करूँगा, कल से किसी को अकड़ से बात नहीं करूँगा, किसी से बदतमीज़ी नहीं करूँगा। अपने ही घमंड पे ओवरकम पाने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए मैंने अपने बाल 1 मिनट में मुंडवा दिए थे। ओनली अ फ्रिक्शन ऑफ मिनट। पकड़ा अपने दोस्त को, गया, और ये बात मैं प्रूव कर सकता हूँ, मेरे पास पिक्चर्स है। और मैं गंजा हो गया सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी इंद्रियों पे काबू पा सकूं। और ये जो सक्सेस लोग बोल के आपको वहाँ पहुँचा देते हैं, उस पे काबू पा सकूं। तो मैंने अपने बाल दान कर दिए उसी मोमेंट, उसी पल। ये भी नहीं सोचा मैं कैसा दिखूंगा या कल आपके घर में पार्टी है मुझे आना है गंजा दिखूंगा। इट इज़ नथिंग लाइक दिस। वाओ, तो बट ये बहुत ही ब्यूटीफुल। मैं सबको ही आइडिया दूंगा। मेरा ये मैंने आजमाया हुआ आइडिया है कि आपके चीज़ में, आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ कंट्रोल में ना आ रही हो ना, आप एक बार अपने बाल दान दे के देखना। उसी मूवमेंट से आपको याद आ जाएगा कि मुझे ये काम नहीं करना। वो आपकी ज़िंदगी में कंट्रोल ले आएगी, ठहराव ले आएगी, ठहराव। बहुत ही मीनिंगफुल और बहुत डीप बात है वैसे ये। अगर हम एक थोड़ा फन में जाते हैं, है ना, इतनी सीरियस बातें कर ली आपने ज़्यादा कर ली। हाँ, बहुत सीरियस बातें हो गई आज। मुझे आपसे जानना है कि अगर गोल्डी बसीन का अगर हम दिनचर्या जानना चाहें, अ डे इन द लाइफ ऑफ गोल्डी बसीन, हाउ इज इट लाइक? देयर वाज अ शो कॉल्ड बॉसेस डे आउट ऑन द एनडीटीवी। आई रिमेंबर दैट। वो शो का फॉर्म था, वो ऐसे ही सुबह ब्रेकफास्ट टेबल से स्टार्ट करके। एग्जैक्टली। ऐसा मेरी दिनचर्या बहुत खराब हो चुकी है, जिसको मैं सुधारना चाहता हूँ। मेरे दोस्त सारे हंसेंगे अगर मैं यहाँ झूठ बोलूँगा तो। वैसे मैं दिन अपना 12 बजे स्टार्ट करता हूँ, उससे पहले मेरा फ़ोन ऑन नहीं होता, स्विच ऑफ रहता। वाओ, आई मीन, सो उस 12 बजे से पहले क्या होता है? लाइक यू आर स्लीपिंग? कुछ नहीं है, नहीं स्लीपिंग भी है। अगर मैं 9, 9:30, 10 बजे जाग भी जाऊँ तो भी फ़ोन ऑन नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि ये जो लाइफ है ना मेरी, जो 12 से ऑन होगी और रात के 2 बजे तक चलेगी, ये 12 के बाद ही ऑन हो। मुझे लगता है कि आपको अपने लिए समय देना बड़ा इम्पोर्टेंट है। पैसे की भाग दौड़ में बहुत कुछ छोड़ दोगे आप। मैं अपनी रात को भी खूब दोस्तों के साथ एंजॉय करता हूँ, वेरी ऑनेस्ट। मैं खाने को तो बहुत एंजॉय करता हूँ, आप मेरा इंस्टाग्राम देख लो, खाने का तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। लोग तो मुझे बोलते हैं आप अपना चैनल स्टार्ट कर लो, मैं करना नहीं चाहता। और दूसरी चीज़, मेरे को टीवी देखना भी बहुत अच्छा लगता है, सिनेमा नहीं अच्छा लगता मेरे को। वो मैं थिएटर वाला बंदा हूँ, मैं थिएटर देखता हूँ, ओके, सिनेमा नहीं देखता। तो मेरे को लगता है कि ऐसी चीज़ें हैं लाइफ में जो और भी बहुत ज़रूरी है। अब आप कहोगे यार आपने पैसा कमा लिया, आपने सक्सेस पा ली, तो अब तो क्या है, अब तो आप कुछ भी करो। नहीं, पहले ही करना चाहिए था मुझे, लेट हो गया मैं। लोग बोलते हैं यार तू तो बड़ा आदमी है, 12 बजे से पहले फ़ोन ऑन नहीं करता। अरे नहीं साहब, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ। मैं 9 बजे उठूँगा तो भी 12 बजे के बीच में अगर 6 फ़ोन कॉल आएंगे, उसको मैं अपने मिस कॉल अलर्ट में चेक करता हूँ। मेरे किसी फेलो फ्रेंड ने फ़ोन करा होता है, किसी क्लाइंट ने फ़ोन करा होता है, मैं उसको कॉल बैक करता हूँ। इट इज़ नॉट कि मैं उसको इग्नोर करता हूँ। इतनी हिम्मत नहीं है मेरे में मैं किसी को इग्नोर करूँ। बट मैंने अपना शेड्यूल, अपना बॉडी स्ट्रक्चर, अपना लाइफ स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है कि मैं अपना दिन 12 बजे के बाद ही स्टार्ट करता हूँ। नहीं, किसी को लगता होगा ये गलत भी है, सबका अपना अपना तरीका है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक चीज़ें तो भैया आपको अपने लिए बनानी पड़ेंगी। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन
तो ये नहीं है एक्चुअली, ये डिसिप्लिन में तो काउंट नहीं होगा। लोग कहेंगे 12 बजे उठना तो डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन इज नॉट समथिंग जो दुनिया आपके लिए सेट करती है ना? यस, सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी Yes, है। yes, yes. सो अगर आपको लगता है कि चाहे आप सो चाहे आप टीवी देखो, बट दैट मेक्स योर हार्ट हैप्पी, यस यस, एब्सोल्युटली। सो अगर आपके पूरे दिन में वो कोई टाइम ही नहीं है जो सिर्फ आप अपने लिए चूज करते हो, तो फिर फायदा ही क्या है इतना Absolutely. भागने का, राइट? अभी आपने दोस्तों की बात करी है ना, अभी आप कह रहे थे कि मेरे दोस्त हंसेंगे, और बार बार आपके ज़बान पे दोस्ती का नाम बहुत आता है। इस इंडस्ट्री में दोस्तों की क्या इम्पोर्टेंस है? आई थिंक इस इंडस्ट्री में नहीं, इस जीवन में ही बहुत इम्पोर्टेंस है, इस लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है। दोस्त एक ऐसी रेमेडी है जो किसी दुकान पे नहीं मिलती, किसी भाव में नहीं मिलती, वो प्राइसलेस है। वो भगवान ने बनाई है, वो हमने नहीं बनाई, या जिसने नेचर बनाई, अर्थ बनाया, उसने बनाई है कि बिना ब्लड रिलेशन के भी आपका रिलेशन है। वो किसी धर्म का है, आप किसी धर्म के हो, वो किसी गांव का है, आप किसी गांव के हो, वो किसी शहर का है, आप किसी शहर के हो, उसके बाद भी आपकी बॉन्डिंग ऐसी है कि आप मर मिट सकते हो। दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ अपने दोस्तों के साथ। हम कोविड में, एक बार कोविड यहाँ बहुत स्ट्रांग था, तो हम 3-4 दोस्त गोवा गए घूमने। बाय चांस जब हम गोवा पहुँचे तो एक दिन बाद दिल्ली में लॉकडाउन लग गया। ओके। इट्स अ फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। तो उस टाइम थोड़ा लीन हो गया था, लेकिन बाय चांस दिल्ली में थोड़ी स्ट्रिक्टनेस हो गई फॉर द 10-15 डेज। ओके। तो अब हमने कहा यार दिल्ली जाएंगे तो हमें रूम में रहना पड़ेगा, घर में रहना पड़ेगा। गोवा में स्ट्रिक्टनेस नहीं थी। तो यू वोंट बिलीव, मैं भी दुनिया के काफ़ी हिस्से घूमा हूँ, दुनिया मैंने भी थोड़ी बहुत देखी है, ट्रैवलिंग मैंने बहुत एंडलेस करी है, पर मैं वो गोवा ट्रिप अपनी जीवन में आज तक नहीं भूला। क्योंकि ना मैं वापस जा सकता था, ना मैं किसी को फ़ोन पे ज़्यादा डिस्टर्ब मेरे को कोई कर सकता था, क्योंकि बिज़नेस भी नहीं चल रहा था। तो वो 5-6 दिन हमने ऐसे गुजारे जैसे हम वापस से 18 साल के हो गए। पता ही नहीं था लाइफ में चल क्या रहे। और मैं आज बोलता हूँ अपने दोस्तों को, उन्हीं को, चलें? बोले टाइम नहीं है यार, देखेंगे, बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों के साथ जीना। 15 मिनट निकाल लो भाई अपनी ज़िंदगी से, चाहे दोस्त से रोज़ मिला करो। सबसे बढ़िया रेमेडी है इस दुनिया की, उससे बढ़िया रेमेडी नहीं है। और मेरे तो इंडस्ट्री में बहुत दोस्त हैं, मैं तो वैसे ही बहुत बदनाम हूँ या पॉपुलर हूँ, मुझे नहीं पता कि व्हाट इज़ द राइट वर्ड। मैं सबसे ही प्यार करता हूँ जी। मेरी किसी से लड़ाई हो जाती है, मैं चल के सामने से फ़ोन कर लेता हूँ कि भाई बात मत करियो कल से, लेकिन कोई बात नहीं, हैप्पी नोट पे एंड कर ले, फ़ोन मत करना, कोई बात नहीं, लेकिन बुरा मत समझना। कई बार हो जाती है मिस्टेक, आपसे भी हो जाती है, सामने वाले से भी हो जाती है। बिल्कुल। आप इतना मुस्कुराते हो, आप जहाँ जाते हो इतनी पॉजिटिविटी देते हो, राइट? जब मैं आपसे पहली बार मिली थी, मुझे सच्ची में मुझे लगा था कि आई डोंट थिंक आई कैन गो टू दिस पर्सन एंड से हाई ऑल्सो, राइट? लेकिन आप जिस तरीके से सबको एक बहुत वेलकम फील कराते हो, लेकिन कहीं ना जब कहते हैं ना वो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, कुछ तो गम है तुम छुपा रहे हो, ऐसा कोई आई एम श्योर देयर इज समथिंग, नहीं, वो या कोई वॉइड या कोई चीज नहीं, वॉइड नहीं या है, इट इज़ नॉट, ऐसा कुछ है। लेकिन मैं एक बात बोलूँगा कि कुछ पास्ट इंसिडेंट ऐसे होते हैं आपकी लाइफ में, आपके चाइल्डहुड में हुए होते हैं, या आपके टीनेज में हुए होते हैं, या आपके जब आप वो 24-25 से 30 वाले स्लैप में होते हो तब हुए होते हैं। तो कुछ एक चीज़ें वो होती है जो बैक ऑफ द माइंड चलती रहती है कि इसने मेरे लिए ऐसा करा था, उसने मेरे लिए वैसा करा था, और मैंने इसके लिए ऐसा करा था। तो ऑब्वियसली कुछ एक चीज़ें तो हैं जो साथ ही ऊपर जाएंगी, मतलब यहाँ रहेंगी नहीं। वो सबकी ज़िंदगी में होगा। आई थिंक हंसने के पीछे एक पॉइंट पे वो होता है कि आपको उस भीड़ से साइड जाके 2 मिनट का पॉज लेना होता है, यार बस थोड़ी देर अकेले खड़ा होने दे। आई थिंक वो सबके साथ कहीं ना कहीं होता होगा। Absolutely. मैं जितने लोगों में घिरा रहता हूँ उतना ही मुझे मी टाइम भी चाहिए होता है बैलेंस करने के लिए।
एक और चीज़ है जो आई एम श्योर हम सब ने ही नोटिस करी है कि जब भी आप अपनी टीम को रेफर करते हो तो आप कहते हो मेरे बच्चे, राइट? मतलब मेरे 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 बच्चे, आप बहुत प्यार से और बहुत तरीके से उनको रेफर एक्चुअली करते हो। बच्चे वर्ड तो एक प्यार के भाव में जी। निकल आता है, लेकिन वो भी ऐसे हैं कि कुछ उसमें से सेकंड थर्ड जनरेशन है मेरे पास, मेरे फादर साहब से वो चलते आ रहे हैं। आई थिंक मेरा सबसे बिगेस्ट सक्सेस सपोर्ट टीम है। सेकंड सक्सेस सपोर्ट मेरा है डिलीवरी, एंड द थर्ड इज द ब्लेसिंग्स ऑफ यू, ब्लेसिंग्स ऑफ फेलो फ्रेंड्स, ब्लेसिंग्स ऑफ प्लानर्स, ब्लेसिंग्स ऑफ केटरिंग कंपनीज, ब्लेसिंग्स ऑफ सीनियर्स। सबने बहुत बेहिम्मतिया प्यार दिया मुझे, इतना प्यार दिया कि मेरे आम से ज़्यादा मीठे वो निकले। बट हाउ डू यू ट्रेन योर टीम? आई मीन कैसे मेक श्योर करते हो कि इफ़ यू आर नॉट देयर तो आपकी जो टीम आपको रिप्रेजेंट कर रही है, दे आर ऑन द इक्वल पेज? काम करता करते हम लोग यूज्ड टू भी हो जाते हैं। और एक हर कंपनी का एक स्टाइल ऑफ वर्क होता है, ऐसा नहीं कि मेरी कंपनी का, इवन द अदर कंपनीज एज वेल, सबका एक स्टाइल ऑफ वर्क होता है। तो मेरी कंपनी का स्टाइल ऑफ वर्क मेरी टीम समझ चुकी है। हर मतलब और प्रेजेंटर भी हैं और केटरिंग कंपनीज, होटलियर्स, सबका एक स्टाइल ऑफ जॉब है, कैसे क्या चीज़ रन थ्रू करनी है, गो थ्रू करनी है, इस सिचुएशन बैड सिचुएशन में क्या आंसर देना है, गुड सिचुएशन को भी कैसे हैंडल करना है। एब्सोल्युटली। तो ये सब आई थिंक पार्ट एंड पार्सल ऑफ द टाइम फ्रेम है जो वो हम पीछे से चलते आ रहे हैं ना, करीबन ऑलमोस्ट 35-40 ईयर से हम केटरिंग बिजनेस में हैं। फ्रूट में तो हम 150 साल से हैं। तो वो टाइम फ्रेम में चीज़ आ गई कि हमने शिफ्ट फ्रूट मार्ट को कैसे प्रेजेंट करना है, वो हमारी टीम को समझ आ गया। अब तो वो भी हमें सिखा देते हैं, अच्छी बात है, नहीं उनसे भी सीखने को मिलता है कि भैया आप इस जगह गलत कर रहे हो, हमें ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। मैं बड़ा खुश होता हूँ यार कि मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई ये बात। वो अपने दिल पे लेकर इतना सोचते हैं मेरे लिए कि वो मुझे समझा देते हैं कि हम ये गलत कर रहे हैं। दैट मीन्स वो भी प्यार करते हैं। एब्सोल्युटली। चलिए, ये बात तो हो गई आपकी टीम की, लेकिन मुझे आपसे ये जानना है, जब आज पूरी की पूरी दुनिया अपने एनवायरनमेंट को लेके इतनी कॉन्शियस है, आपका ब्रांड जो एक लेगेसी को होल्ड करता है, व्हाट आर यू डूइंग फॉर सस्टेनेबिलिटी? पहले तो इट इज़ लाइक कि 70-80% तो मैं प्लास्टिक फ्री बन चुका हूँ। ओके। और 2 साल पहले हमारी एक बहुत अच्छी लेडी है, हमारी इंडस्ट्री में बड़ी नामी लेडी है, दे हैव द केटरिंग एंड द चाट कंपनी। तो उन्होंने मुझे बोला था कि गोल्डी जी आप धीरे धीरे प्लास्टिक बंद कर दीजिए। ये 3 साल पुरानी बात है कि मैंने बंद कर दिया, आप भी बंद कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है मैम, तो मैं भी कोशिश करता हूँ। तो देन विल टेक अ प्लेज कि अब हम 100% अपनी कंपनी को प्लास्टिक फ्री बनाएंगे नेक्स्ट 2 ईयर्स। अच्छा। मतलब एकदम तो नहीं हो सकता ना, रिसोर्सेज इतने इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो नाउ आई कैन प्राउडली से कि मेरी कंपनी 80% प्लास्टिक फ्री बन चुकी है। मैं अब एग्री वेस्ट प्लेट्स भी लगाता हूँ, पेपर प्लेट्स भी लगाता हूँ, वुडन फोक्स भी लगाता हूँ। और क्लाइंट मुझे कोई ये बोलता है कि भाई मैं तो पैसे दे रहा हूँ, मुझे तो ये फैंसी प्लेट चाहिए, तो मैं स्ट्रेट अवे उसको मना भी कर देता हूँ कि सर आप मुझे 10,000 कम दे दो, थोड़े पैसे कम दे दो, बट मैं प्लास्टिक नहीं लगाऊंगा। कई बार ऑफेंड हो जाता है क्लाइंट कि यार ये क्या गंदी सी प्लेट दिखा रहे हो, आपका इतना बड़ा नाम है, आप ऐसे काम करते हो। तो मैं कहता हूँ सर एनवायरनमेंट से कोई समझौता नहीं। और हमारे ट्रेड में लगती भी बड़ी हज़ारों में है, मतलब ऑल ओवर केटरिंग ट्रेड में और वेडिंग ट्रेड में लाखों की क्वांटिटी में लग रही हैं चीज़ें। तो अभी भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ इंटीरियर्स ऑफ यूपी एंड द पंजाब एंड द व्हाट यू कॉल राजस्थान, वहाँ प्लास्टिक का बहुत यूज़ हो रहा है इंटीरियर्स में, नॉट बिग सिटीज़ बट इंटीरियर्स में। जो मैं कहूँगा कि अगर हम लोग ऐसा करना स्टार्ट करेंगे या मेरी बात सुन के कोई हमारे इंडस्ट्री फेलो फ्रेंड्स ऐसा स्टार्ट करेंगे, तो जो उनके फॉलोअर हैं, जो उस मान लीजिए चंडीगढ़ एक शहर है जहाँ पर जो वहाँ अच्छा काम करते हैं, तो उनके जो 2 टायर सिटीज़ 3 टायर के फॉलोअर्स हैं, जब उनको देखेंगे कि वो प्लास्टिक नहीं लगा रहे, तो वो भी धीरे धीरे प्लास्टिक को हटाएंगे।
तो मैं चाहता हूँ कि पूरी वेडिंग इंडस्ट्री, चाहे किसी फोरम में, चाहे किसी कन्वेंशन में, चाहे किसी इवेंट पार्टिसिपेशन में, प्लेज ले ले कि हमने प्लास्टिक यूज़ नहीं करना, वाओ। बिल्कुल नहीं करना। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो आज आपकी कंपनी कितनी % तक वहाँ पहुँच चुकी है कि जहाँ पर वो सस्टेनेबल अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक अब इंडिया में बहुत अच्छी अच्छी एग्री वेस्ट यूज्ड कंपनीज आ गई है। दे आर मेकिंग वेरी गुड मटेरियल ऑफ प्लेट्स, स्पून्स, अच्छा काम कर रहे हैं लोग। साउथ इंडिया में बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आई हैं। इनफैक्ट अहमदाबाद में बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आई हैं जो ये काम कर रही हैं। आई थिंक ये इशू 10 साल पहले काफ़ी ज़्यादा था, बट अब ये इशू आई थिंक नहीं है। पीपल हैज़ अवेयरनेस और वो प्रोडक्ट वैल्यू भी समझ गए हैं कि एग्री वेस्ट प्रोडक्ट प्लास्टिक से ज़्यादा स्पीड से बिकता है। I'm sure. हाँ, मैं 2 चीज़ों में बोलना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में 2 बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक, मैं पानी वेस्ट नहीं करता, मैं सेव वाटर वाला आदमी हूँ। जो अभी तक वैसे गवर्नमेंट ग्राउंड्स पे ये मैंडेट नहीं हुआ कि ठीक है अवेयरनेस फैलाई जाती है पानी की, लेकिन उसकी कोई ऐसे पनिशमेंट नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पानी वेस्टेज भी रुकना चाहिए और प्लास्टिक वेस्टेज भी। दोनों चीज़ों से हमारे को बहुत कंट्रोल करना चाहिए। मैं टूथब्रश करते समय टैप खोलता ही नहीं। मैं हाथ धोते समय पहले अपने हाथ सोप से पूरे मॉइस्ट करता हूँ, तभी टैप खोलता हूँ हाथ धोने के लिए। ऐसा नहीं कि टैप खोल के हाथ धोने लग जाता हूँ, नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। मेरे घर में मेरा जो सफाई करने आते हैं उनको पता है कि मेरे घर में जो पार्किंग फ्लोर है वो 10 दिन में सिर्फ एक ही बार धुलता है। मेरी मम्मी भी मुझे डांटती हैं कि तू ऐसा क्यों करता है। मैं कहता हूँ नहीं, अगली बार ये 1 महीने में एक बार धुलेगा अगर आप मुझे ऐसे करोगे तो। क्या हो गया, मिट्टी आएगी ना टायर से, आने दो, हम जूते झाड़ के घर में घुस जाएंगे। तो मैं ये भी करता हूँ। और मैं किसी ढाबे पे जाता हूँ, कहीं खाना खाता हूँ, तो स्पेशली वहाँ 100, 200, 500 रुपये जिसको जैसा हो, जो सफाई कर्मचारी होता है वहाँ का, उसको देता हूँ कि भाई तेरे को 200 रुपये या 500 रुपये इसलिए दे रहा हूँ कि जब तू आज शाम को फर्श धोएगा तो इस पानी को 50% यूज़ करेगा, तो उसकी नेचर बन जाएगी कि 50 से वो 30 पे आ जाएगा, 30 से वो एक दिन 10% पे आ जाएगा। तो मैं ऐसा सोचता हूँ। वाओ, ये बहुत ब्यूटीफुल थॉट भी है और बहुत अच्छा तरीका है। लगेगा लोगों को थोड़ा सा अजीब की, क्योंकि लोगों ने गोल्डी को देखा बड़ा हंसते हुए, मजाक करते हुए, ओवर द ड्रिंक्स गॉसिप करते हुए, बट ये मेरा अलग पॉडकास्ट है, अलग जोन है, जोन भी है, और कहीं ना कहीं ये फैब्रिकेटेड नहीं है, ये थोड़ा सा रियल है। श्योर। यू नो समटाइम्स एज अ फोटोग्राफर मेरे साथ भी होता है। हमें सबको पता है कि एक वेडिंग में फोटोग्राफर कितना इंपॉर्टेंट होता है, राइट? अगर एक फोटोग्राफर ही नहीं होगा तो आप कैसे मेमोरीज को अपनी चेरिश करोगे? Absolutely. लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है जब आप एक क्लाइंट के साथ बैठो, उसके सारे बजट सेट होते हैं। ये मेरे लहंगे का बजट, ये मेरे वेन्यू का बजट, ये मेरे प्लानर का बजट। जैसे ही वो फोटोग्राफर तक पहुंचता है वो कहता है अब तुम्हें बस कुछ बचा ही नहीं यार, राइट? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? बहुत बार होता है, लेकिन मैं ना थोड़ा इस डायरेक्शन में थोड़ा ऑपोजिट सोचता हूँ। ऐसे मेरे कुछ फेलो फ्रेंड्स भी बोलते हैं कि यार ये भैया अगर ये वाला बंदा इतने पैसे ले जाएगा तो क्या हमारे खाने का बजट कम नहीं हो जाएगा, कि गोल्डी यार ये बजट कम नहीं हो जाएगा। मैं सोचता हूँ नहीं यार, इसको और पैसे लेने दे, क्योंकि कभी बजट स्क्वीज़ नहीं होगा। अगर मैंने लास्ट टाइम भी ये बात बोली थी, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आदमी एक एक्सपेंसिव बजट पे डेकोर कर रहा है तो ही मेरा फ्रूट एक एक्सपेंसिव बजट पे बुक होगा। अगर मेरा फ्रूट उसके डेकोर के इक्वलेंट अमाउंट का होगा तो कभी मेरा फ्रूट नहीं लेगा। बोलेगा फूल वाला इतने पैसे नहीं ले रहा, तू क्यों ले रहा है भाई? तो व्हाट आई बिलीव कि अगर वो फूल वाला एक एक्स अमाउंट ले रहा है तो मुझे उसका 1/4, 1/3 या नॉट लाइक सेम, बट मुझे उसका एक ग्रेसफुल अमाउंट मिल रहा है जो मुझे अभी नहीं मिल रहा था, लेकिन उनके ज़्यादा पैसे मांगने से मिल रहा है। लोग सोचते हैं तो ये तो कम हो रहा है आपका बजट। में कम नहीं हो रहा, मेरा बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने 50 लाख डेकोर के मांगे और मैंने 20 लाख फ्रूट्स के मांगे तो मुझे पकड़ के मारेंगे, बोलेंगे पूरी डेकोर वो 4 दिन कर रहा है 50 लाख में, तो 20 लाख का फल। अगर उसने एक अच्छा अमाउंट मांगा और मैंने 20 लाख तब मांगे तो मुझे खुशी खुशी देंगे, अच्छा इतने का फ्रूट तो बनता होगा यार। Yeah. तो मुझे लगता है कि ज़्यादा पैसे मांगना
गलत बात नहीं है। गलत बात वो तब है जब आप उसकी वर्थ नहीं दे रहे, एब्सोल्युटली, जब आप उसकी डिलीवरी नहीं दे रहे। अगर आप उसको उसकी डिलीवरी अपने कहे से ज़्यादा दे रहे हो तो भैया वो अगली बार भी तुमसे काम कराएगा, ये मेरी श्योरिटी है। एब्सोल्युटली, क्लाइंट को उसकी वर्थ से डबल वैल्यू लगनी चाहिए। क्लाइंट कभी कोई गलत नहीं होता, समझाने का तरीका और डिलीवरी का तरीका मैटर करता है। अगर आप अपनी वर्थ से ज़्यादा दोगे, चलो क्लाइंट नहीं देगा, भगवान देगा, डोंट वरी, जाएगा कहीं नहीं आपके हिस्से का, आपको मिलेगा, आज नहीं तो कल मिल जाएगा। आप अपनी इंस्पिरेशन कहाँ से ड्रॉ करते हो? ट्रैवल करके? मतलब कुछ तो ऐसे पैशंस होंगे आपकी लाइफ में। ट्रैवल तो है, ट्रैवल एंड फूड। कौन कौन से वो पैशंस हैं जहाँ पर आपको लगता है कि यार यहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है और मैं काम से अलग होके भी अलग नहीं हो पाता? काम की इंस्पिरेशन तो काम से ही आती है। आप जैसे फेलो फ्रेंड्स आते हैं, किसी ने बोला यहाँ बिजनेस है तो वहाँ से आ गई, किसी ने बोला वो क्लाइंट अच्छा तो वहाँ से आ गई। बट पर्सनल लाइफ में इंस्पिरेशन मुझे घूम के आती है, खाना खा के आती है। ओके, मैं फूड का बहुत बड़ा वो हूँ। मैं 10 रुपये का समोसा खाने के लिए 500 का पेट्रोल फूक सकता हूँ। मैं वो वाली कैटेगरी का आदमी हूँ। बताओ फिर कहाँ से मिलता है अच्छे वाला समोसा? अच्छे वाला समोसा तो वैसे अब वो मिलना बंद हो गया। हमारे यहाँ पर एक दुकान होती थी पीतमपुरा में, अब वो बंद हो गई। वहाँ बहुत अच्छा समोसा मिला करता था। लेकिन एक कमला नगर में भी शॉप होती थी समोसे की, विच इज़ लाइक ओनली आलू एंड मटर इन साइड द समोसा, नथिंग एल्स। हल्का सा मिर्च मसाला एंड आलू एंड मटर, कोई फैंसी चीज़ नहीं, कोई पनीर नहीं, कोई काजू नहीं, कोई बादाम नहीं। वो बंद हो गया मिलना। तो वैसे मैं बोलूँगा कि मैं अगर हफ्ते में एक बार छोले भटूरे ना खाऊं या पूड़ी वूड़ी ना खाऊं तो मेरा दिन इनकम्प्लीट है भाई। स्टिल यू आर सो स्लिम। नहीं, स्लिम नहीं हूँ, अब तो मैंने काफ़ी पुट ऑन कर लिया। बट फूड के बिना मैं नहीं रह सकता। मैं जिस भी सिटी में जाता हूँ वहाँ फूड एक्सप्लोर करता हूँ। इनफैक्ट आपको भी कहीं जाना हो तो आई कैन सजेस्ट यू सम प्लेसेस इन एनी ऑफ द सिटी ऑफ इंडिया कि आप यहाँ जाके ये खा लीजिए। चलो, फूड की बात हो रही है तो आई एम श्योर आपके फेवरेट रेस्टोरेंट्स भी होंगे। हाँ, ऐसे कौन से ऐसे आपके गो टू रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर यू फील कि यार ये तो अब मैंने miss थोड़ा नहीं जाना कम कर दिया, बिकॉज मैंने मेरे काफ़ी दोस्त जानते हैं, जब मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था तो मैं वहाँ जाने का सपना देखता था, और जब मैं अफोर्ड कर सकता था तो मैंने जाना छोड़ दिया। मैं बुखारा बहुत जाता था, अच्छा, बहुत ज़्यादा। एंड उसके बाद मैं दमपुक बहुत जाता था। उसके बाद अब मैंने, क्योंकि अब चाइनीज़ का टेस्ट बदल गया, समय के साथ बहुत बदलाव आ गया। जी। देयर वॉज अ रेस्टोरेंट कॉल्ड फुजिया, मैं बहुत जाता था, इज इन मालचा मार्ग। इट्स अ चाइनीज़ रेस्टोरेंट, ओल्ड स्कूल चाइनीज़। मैं अभी भी गया था लास्ट वीक अपने 2-3 वेडिंग फ्रेंड्स के साथ, ओके, वेडिंग इंडस्ट्री के फ्रेंड्स के साथ। और एक मुझे मेरे यहाँ पर एक बारबेक्यू है नॉर्थ दिल्ली में, मुझे वहाँ का खाना बहुत अच्छा लगता है और आए दिन मेरे घर उनका खाना आता रहता है। और वो अंकल जो है मेरे बहुत अच्छे हैं, मैं बता देता हूँ उनका नाम। इट्स अ केस बारबेक्यू इन अशोक विहार। ओके, और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं छोटा होता था तो आई वाज लाइक कि मेरे को बटर चिकन खाना होता था तो मेरे फादर कहते थे कि हम हाफ प्लेट ही लाएंगे, क्योंकि तब बजट बहुत स्क्वीज़ होते थे, तो तेरे को खाना खा ले। तो मैं अपनी मम्मा को रोते हुए बोलता था कि एक दिन मैं ये दुकान खरीद लूँगा। इट इज़ लाइक एक मतलब इतना वो ज़्यादा होता था कि मेरे को खाने को क्यों नहीं मिल रहा। तो ऐसा नहीं कि मैं उनकी दुकान खरीद सकता, आई एम सॉरी, वो तो लेजेंडरी शॉप है। लेकिन मेरे को था कि मैं इतने पैसे कमाऊं कि दुकान खरीदने से मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि मैं खुल के खाना खा सकूं। आज मैं उन अंकल का रोज़ हफ्ते में एक आध बार खाना खा लेता हूं। बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, बड़े प्यार से बनाते हैं, और उनकी चटनी तो बहुत ही कमाल है जी। देखो मुझे भूख लग जाएगी अब इफ वी कंटिन्यू टू टॉक अबाउट फूड। आज ना इस पॉडकास्ट से पहले आई कॉल्ड अप वन ऑफ योर फ्रेंड, तो मैंने उनसे पूछा कि आप कुछ बातें हैं जो मैं जानना चाहती हूँ गोल्डी जी के बारे में, व्हाई डोंट यू टेल मी। उन्होंने मुझे ऐसी 3 बातें बोली। एक तो ऑफ कोर्स उन्होंने बोला कि अगर आप उनको सिर्फ एलवी और किंग के नाम से जानते हो और आप रॉयल्स रॉयस के नाम से नहीं जानते तो आप गोल्डी जी को अच्छे से नहीं जानते। So this is what I got to know. नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा And हो गया। second thing बहुत ज़्यादा हो गया। second thing he said कि गोल्डी भसीन की जो कंपनी है वो उसमें अपनी सोल डाल के रखी हुई है उन्होंने।
जैसे वो दलेरी उनकी पर्सनालिटी में है वैसे ही उनके काम में दलेरी है। एंड अभी हम बात भी कर रहे थे जब आप बोल रहे थे ना कि जब मैं डिलीवरेबल्स देता हूँ तो मैं ये सोच के नहीं देता कि तुमने मुझे कितना पे किया, फिर वो दिलदारी आ जाती है कि दिलदारी का ये भी नहीं है कि आपको निछावर हो जाना, ऑफ कोर्स नॉट, बट नाउ यू आर एट दैट एज कि Yeah. अब आपकी अफोर्डेबिलिटी टुवर्ड्स द या बैड गुडविल इज नॉट वो कि आप उसको डाइजेस्ट कर सको। या अब समथिंग लाइक दिस कि भाई भगवान ने सब कुछ दिया, तूने जो मांगा, तो तू अब भी कंजूसी कर रहा है अपने काम से, तो मैं वो नहीं चाहता। मैं अपने काम में बहुत क्लियर हूँ जी, मेरे को खिलाना है तो खिलाना है, बात खत्म। और यू नो तीसरी चीज़ जो उन्होंने मुझे बोली और मैं चाहती हूँ कि आप एक्सप्लेन करें कि वाई डू यू फील दैट ही सेड कि ये बात जो है ना वो इतना ज़्यादा फॉलो करते हैं और ये उनकी लाइफ की फिलॉसफी ऐसी है। क्या बात बता दी एंड हमने। ही सेड दैट यू से दैट लाउडेस्ट इन द रूम इज द वीकेस्ट। वाई? इन द रूम, यस। इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट वो है मैं देर इज़ वन मूवी कॉल्ड अमेरिकन गैंगस्टर Absolutely. विच इज़ बेस्ड ऑन द फ्रैंक लुकस। ही वॉज द गैंगस्टर एट द टाइम ऑफ 60s 70s। उसके ऊपर बनी है मूवी, समवेयर 2007 में आई थी ये। तो मैंने ये सीखा कि जब मैं सक्सेस की तरफ बढ़ रहा था और पीक पे जा रहा था और सेंटर स्टेज हो रहा था, जैसे लोग मुझे सेंटर स्टेज कर रहे थे, तो मैं अनकंफर्टेबल हो रहा था। मुझे लग रहा था कि यार ये क्या चल रहा है आसपास, क्यों चल रहा है? तुम नॉर्मल रहो ना यार, तुम नॉर्मल हाथ मिला लो ना यार, गले मिला लो ना। कोई इतना ओवर पैम्पर क्यों कर रहा है मुझे? तो मैं वहाँ पर अकेला फील करने लग गया। ओके। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, ये चीज़ रियल नहीं है इसका मतलब। तो फिर मैंने वो मूवी देखी, तो उस मूवी में ये एक डायलॉग आया जो एक्चुअली फ्रैंक लुकस बोलता था। वो अच्छा इंसान नहीं था, वो तो एक गैंगस्टर था। द लाउडेस्ट वन इन द रूम इज़ द वीकेस्ट वन इन द रूम। कि आपको अपने आप को नहीं बताना आप कौन हो, आपको सबसे लास्ट में खड़ा होना है। दुनिया अपने आप जानती है आप कौन हो। You no need to display yourself. Display your work. Work speaker then louder than yourself. काम बोलना चाहिए इंसान का, नाम नहीं काम। काम बोलेगा तो नाम अपने आप बोलेगा। बिल्कुल। तो इसलिए मैं उसको बहुत फॉलो करता हूँ। आपको लगता है कुछ हद तक आप ये कमा चुके हो? इन माई प्रोडक्ट तो यस, बट अभी भी ज़िंदगी में बहुत कुछ चीज़ें हैं जो रह गई करनी है। बड़े सारे गोल्स हैं, बड़ी सारी विशेज़ हैं। आई थिंक विशेज़ कम भी नहीं होनी चाहिए, मरनी भी नहीं चाहिए, रहनी भी चाहिए। बिल्कुल। तो आपके अंदर वो स्पिरिट रहती है काम करने की। ऐसा मुझे नहीं लगता कि मैं कमा चुका हूँ। हाँ, अपने प्रोडक्ट में मैं कमा चुका हूँ, बट अपनी लाइफ में नहीं कमा चुका। लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कुछ अच्छे काम भी हैं जो मुझे करने हैं, अपनी फैमिली के लिए करने हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए करने हैं, अपनी सोसाइटी के लिए करने हैं, अपनी कम्युनिटी के लिए करने हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, लोग मेरे पे हंस रहे थे मैं आई थिंक यू वाज आल्सो देयर या कि मैंने सेकंड हैंड शूज़ बाय करे हैं। जी। मैं बैंकॉक के एक स्टोर में गया, देयर इज़ अ वेरी गुड शोरूम जो सेकंड हैंड शूज़ बेचता है। तो मेरे दोस्त ने बोला यार क्या बेकार का ड्रामा कर रहा है, सेकंड हैंड शूज़ लेके, पहने हुए जूते हैं ये। मैंने कहा भाई पहने हैं कैसे है, चाहे मैंने पहला स्टेप लिया, पर मैंने एनवायरनमेंट के लिए पहला स्टेप तो लिया। अमेजिंग। तूने तो वो भी नहीं लिया। और मैं पहनूंगा इसको, मैंने लिया इसलिए नहीं कि मैं उसको सिर्फ दिखाने के लिए ले लिया, मैं उसको पहनता हूँ। और मैं आपको एक कमाल की बात बोलूँगा, अब तक के मेरे सबसे कंफर्टेबल शूज़ है वो, बाय लक। तो मैंने कुछ तो करा। बट आपके हिसाब से लोग ये सारी बातें ओन करने से डरते क्यों हैं? पता नहीं क्यों डरते हैं यार, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या आपको लगता है कि बिकॉज अब आपको सब जानते हैं तो नहीं। आपके लिए आसान है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने बहुत सारे लोगों में देखा जो अच्छे अच्छे सक्सेस हो रहे हैं मेरे साथ, जो अभी 10-1 सालों में कुछ नए लोग आए इंडस्ट्री में, वो बड़े इनसिक्योर हैं कि गाड़ी ये होनी चाहिए, कपड़े ऐसे होने चाहिए। मैं भी था। तो पहले मैंने उनको सोचा ये गलत है यार, ये क्या कर रहे हो तुम। बाद में मैंने सोचा गोल्डी तू भी तो ऐसे करता था। मेरी वाइफ बोली आप भी तो ऐसे करते थे, कपड़े पहनते थे तो चेक करते थे, गाड़ी होती थी तो साफ़ क्यों नहीं हुई,
या शूज़ पहने तो गंदे शूज़ नहीं पहनूंगा। बाय द टाइम मैं ये सीखा व्हेन आई क्रॉस 40 कि नहीं यार, ये सब मटेरियल है यार, ये रियल नहीं है। अब मुझे ऐसा नहीं लगता, और मैं आई एम श्योर उनको भी 42 43 आने तक उनको भी लग जाएगा कि ये ऐसा नहीं कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ, 60 तक भी हो सकता है मैं कुछ ना कुछ ऐसा करता रहूँ। लेकिन एक्चुअली ये बात सच्ची है कि एक सर्टन एज को क्रॉस करने के बाद आपको लगता है यार ये बेकार की चीज़ें हैं यार। ऐसा नहीं कि मैं कर रहा हूँ, जब मेरे सामने दूसरे लोग करते थे तो मैं भी शॉक्ड होता था, अरे तेरे को क्या पता फैशन क्या होता है, तेरे को क्या पता शूज़ कैसे पहनते हैं, आप बुढ़े हो गए आपको क्या मतलब। एक्सेप्टेंस आ जाती है। हाँ, एक्सेप्टेंस आ जाती है। और सबसे बड़ी बात बोलूँगा, एक्सेप्टेंस से भी बड़ी बात है कि आपके अंदर जो रियल टाइम चीज़ें हैं ना वो चलने लग जाती हैं। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, ठहराव आ गया। ठहराव भी और रियल टाइम चलने लग जाता है। मतलब 20 से 40 तक वो चलता है कि अरे पैसे कमाएंगे, ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे, ये ताजमहल भी खरीद लेंगे एक दिन। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है रियल टाइम आ जाता है, भाई ताजमहल नहीं खरीद सकता कोई, वो बिकाऊ नहीं है। मुझे लगता है आपका रियल इंसान वापस आ जाता है नेक्स्ट 40 to 60 में। अभी आप जैसे ये वाली जो बातें आप हमें बता रहे हैं, मुझे आपसे ये जानना है कि कभी कभी आप मिस करते हो कि यार ये चीज़ मेरे अंदर पहले होती तो थोड़ा ज़िंदगी आसान हो जाती। जैसे आपने बोला कि 40 क्रॉस करने के बाद मुझे ये चीज़ें समझ आनी शुरू हुई। हाँ। क्या आपको लगता है कि नहीं, तब अग्रेसिव होना बहुत ज़रूरी था सक्सेस के लिए, वो फिर गलत हो जाएगा। कॉकटेल लाइफ में ऐसी मिक्स करनी चाहिए कि जो बैलेंस कर सके। समय से पहले भी गलत हो जाएगा। बिल्कुल। एग्रेशन भी बहुत ज़रूरी है सक्सेस के लिए। अगर एग्रेशन नहीं है, दृढ़ता नहीं है, वो नहीं है कि मैं बनूंगा कुछ, तो फिर वहाँ फेलियर भी आएगा। तो आई थिंक वो नहीं होना चाहिए। साइकिल सीखना, साइकिल गिरना और साइकिल को दोबारा से उठाना, ये तीनों चीज़ें इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ढंग से साइकिल चलानी है तो गिरना भी उतना इम्पॉर्टेंट है जितना सक्सेस इम्पॉर्टेंट है। बैलेंस भी उतना इम्पॉर्टेंट है जितना रनिंग इम्पॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली। तो आपने जो बोला ना कि पहले आपने ऐसा नहीं सोचा कि ये सब चीज़ें इनमेटीरियल थी या दिखावा था या ये था, नहीं, तब उसकी नीड थी वो कर रहे थे, आज इसकी नीड है ये कर रहे हैं। आज ठहराव की नीड है, ठहराव पे आ गए। जब एग्रेशन की नीड थी, ऐसा नहीं कि ठहराव ऐसा आ गया कि कल से बिजनेस बंद हो गया। ठहराव का मतलब ये है कि गुस्सा करना कम हो गए, सुकून आ गया, गुस्सा करना कम हो गए, रिएक्शन देर से देते हैं। पहले 1 सेकंड में तूने ऐसे कैसे बोल दिया, 1 सेकंड में वो हो जाते थे, हाइपर हो जाते थे। अब लगता है नहीं यार, ये हाइपर होने वाली बात ही नहीं है। वाओ। तो उतना ही लाइफ में भी ऐसा है, लाइफ में गिरना, लाइफ में संभलना, लाइफ में चलना और लाइफ को आगे तक ले जाना, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे साइकिल को चलाना है। क्या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहाँ पर अग्रेशन या गुस्से की वजह से आपको अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया हो, आपको रियलाइजेशन हुई हो बाद में कि आई शुडंट हैव डन दिस? कभी कोई ऐसी बहुत बार स्टोरी, होता है ऐसा। कभी कोई ऐसी प्रोमिनेंट स्टोरी आपकी लाइफ में हुई हो जहाँ पर आपको लगा हो कि ये इस मोमेंट ने मेरा जो थॉट प्रोसेस है उसको बदल दिया? एक मूवमेंट थी, मैंने पहले भी एक बार ये बात बताई है, एक स्टेज पर बताई है, मैं सेकंड टाइम बता रहा हूँ। एक क्लाइंट थे जो एक बहुत बड़ी एक रेपुटेटेड इवेंट कंपनी ने हमें दिए थे। हम उनका काम कर रहे थे मिलके, हम 2-3 एजेंसीज मिलके काम कर रहे थे। एंड दैट वेडिंग वाज इन औली, उत्तराखंड, नियर टू द जोशी मठ। तो जो प्लानिंग कंपनी के ओनर थे, दे कॉल्ड मी अप इन द डे बिफोर द इवेंट। तो वो बोले कि गोल्डी, क्लाइंट आपसे बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने फ़ोन क्लाइंट को दे दिया। तो बोले गोल्डी जी, आपके दिन में फ्रूट खाए थे, जैसे वेलकम पे फ्रूट थे, बहुत अच्छे थे यार। आपके ना मैंगो की वैरायटी बहुत कम थी, आपने एक दो ही आम भेजे हैं, आम तो ज़्यादा होने चाहिए थे। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मान लो या आउट ऑफ टेंशन मान लो, मेरे मुंह से निकल गया कि सर कल दिन से पहले मैं आपको आम खिला दूंगा। और अब निकल तो गया साहब। तो वो बोले कि
ठीक है, ओके। तो जो सर थे हमारे जिन्होंने हमें काम दिया था, जो प्लानर थे, भैया जो थे, वो बोले ठीक है गोल्डी तू कर जो करना है। फिर मेरे एक बड़े फेलो फ्रेंड हैं जिनकी केटरिंग थी वहाँ पे, वो बोले, मैंने कहा यार ये आम जाएंगे कैसे, घड़ी में 7 बज रहे हैं और मैंने प्रॉमिस कर दिया कल दिन में आम खिला दूंगा, तो ये जाएंगे कैसे। बोला आप यहाँ से देहरादून भेज दो, वहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, वहाँ से उड़ेगा, वहाँ उतरेगा, वहाँ से गाड़ी आएगी ले जाएगी दे देगी। मैंने अपने फादर को फ़ोन करा, तब रात के ऑलमोस्ट 8:30 बज चुके थे। इस सब प्रोसीजर में 1-1.5 घंटा जा चुका था। तो यूजुअली शॉप पे हमारे फ्रूट्स की थोड़ी क्वांटिटी होती है, तो मैंने अपने फादर को फ़ोन करा कि मेरे को 4-5 वैरायटी के मैंगोज़ चाहिए एंड रफली 30-35 kg ईच ऑफ द वैरायटी चाहिए। तो किसी की 25 थी, किसी की 40 किलो थी। तो बोले क्या करेगा, मैंने कहा ऐसे ऐसे करूँगा। तो अब देखो, अब एक्सपीरियंस काम आया। बोले बेटे तू फेल हो जाएगा। मैंने कहा क्यों पापा। कहते बेटे एक बात बता, तूने देहरादून सामान भेजा, हेलीकॉप्टर में गेस्ट जा रहा है, तेरे आम प्रायोरिटी नहीं है उनके लिए, गेस्ट ले जाना प्रायोरिटी है। एग्जैक्टली। उन्होंने आम छोड़ दिए कि ये आम कल नहीं परसों चले जाएंगे या शाम को चले जाएंगे, और बाय एनी चांस बाय एनी रीज़न वो नहीं पहुंच पाए तो तेरी गुडविल ख़राब हो जाएगी, तू ये आम खुद लेकर जा। मैंने कहा पापा मजाक कर रहे हो क्या, 22 घंटे लगते हैं वहाँ पहुँचने में। बोले कोई बात नहीं तू लेकर तो जा। तो ऑल ऑफ सडन मैंने अपने फ्रेंड को तैयार करा, फटाफट फिनिश करते हैं इसको, और मैंने अपने मैंगोज़ अपनी मार्केट, बंगाली मार्केट से लोड करे। मैं घर आया, मैंने फटाक से बैग बनाया, अपने फ्रेंड को उठाया, गाड़ी उठाई, और नेक्स्ट डे हमने रफली 10:30 बजे दिल्ली से जर्नी स्टार्ट करी थी और मैं 2 बजे औली में था। वाओ। मैं चाय पीने रुका सिर्फ 2 बार और कहीं रुका ही नहीं, कहीं नहीं रुका। ऐसा जोश कि कमिटमेंट है तो कमिटमेंट है। एंड द क्लाइंट वॉज ऑल्सो सरप्राइज कि तुम बोल रहे हो 18 घंटे 20 घंटे लग रहे हैं, 14 घंटे में, 14.5 घंटे में कैसे आ गया ये बंदा, 15 घंटे में मतलब। तो वो जर्नी जो थी मेरे लिए बड़ी लाइफ टर्निंग थी कि जो कमिटमेंट करा मैंने पूरा करा, और मैंने लंच में वो मैंगोज खिला दिए। अमेजिंग। अगर आज मैं सिर्फ और सिर्फ अगर आपको एज एन इंडिविजुअल, नॉट बाय योर ब्रांड, नॉट बाय, मैंने लास्ट टाइम भी आपको ये आंसर दिया था आई थिंक, हार्ड वर्क, नो कट कॉपी पेस्ट, डेडिकेशन, एग्जैक्टली, लव योर प्रोडक्ट। सारी भाषा में एक सिंपल सी बात है कि इतना प्यार करो अपनी प्रोडक्ट से कि सबको भूल जाओ एक्सेप्ट द फैमिली। यू नो, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जितनी भी हमारी आईपीज़ हैं इन वेडिंग इंडस्ट्री, आप, आई डोंट थिंक कि मुझे आपके बारे में या मैंने कभी आपको ना देखा हो या आपकी प्रेजेंस को अप्रिशिएट होते हुए ना देखा हो। क्या आप जेन्युइनली बिलीव करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ आईपीज़, या आप बिलीव करते हैं जो वो अवार्ड्स मिलते हैं, जो अवार्ड्स इवेंट्स होते हैं, और वो कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं? मोटिवेशन तो हर चीज़ में चाहिए आपको। मैं तो कहता हूँ अभी भी अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स बहुत कम है अकॉर्डिंग टू आवर साइज ऑफ द इंडस्ट्री। आपको मोटिवेट करने के लिए लाइफ में कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स चाहिए विच इज़ बियॉन्ड द मनी। ओके। इट इज़ ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क, इट इज़ ऑल अबाउट योर गुड वर्क। मुझे लगता है कि ये बड़े इम्पॉर्टेंट हैं और होने भी चाहिए, बिकॉज जो आने वाला समय है वो पैसों से ज़्यादा रिकग्नाइजेशन का समय है, रिकॉल वैल्यू का समय है। मुझे ऐसा लगता है कि कोविड ने काफ़ी हद तक ये पैसों वाला मैटर क्लियर कर दिया कि ज़िंदगी जियो, बी इन अ लाइफ, गुड लाइफ, आज में जियो, अच्छा खाओ, अच्छे से बिजनेस करो, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छी सोसाइटी में रहो, अच्छे काम करो, थोड़ी मस्ती भी करो, वो भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे को लगता है आईपीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर हम अंडर वन अम्ब्रेला सबसे मिल भी लेते हैं और सब हेल्दी नोट्स पे मिलते हैं। और बात रही मेरे मिलने की या मेरे उनसे जानने की, तो उसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी है साहब। हाँ, मैंने बहुत देखा है कि जैसे ही आप एंट्री करते हो देन देयर आर सेट ऑफ पीपल जो हमेशा आपके आसपास ऐसा होते नहीं है, ही मैं भी होते उनके हैं। आसपास होता हूँ, ऐसा हाँ नहीं जी। है किसी के या। लिए ऐसे बोलना। बाकी ये है कि वो मुझे प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मतलब मैं कई बार लोगों के लिए
एक हैप्पीनेस का वो भी बन जाता हूँ कि यार जरिया तू आया तो मज़ा आ रहा था, अभी तक तो बोर हो रहे थे। हाँ, तो इट्स गॉड गिफ्ट ऑल्सो, और उसके लिए मेहनत भी करी, और बट कहीं ना कहीं गॉड गिफ्ट भी है। मुझे है थोड़ा, मैं वो हनी एंड वो वाला होता है ना, वो कैच करने वाला, या वो शहद पे मधुमक्खी बैठती है, वो जो हनी एंड बी, तो वो वाला है मेरे अंदर। थोड़ा सा भगवान ने दिया, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। जैसे चाट मसाला डलता है ना मेरे फ्रूट पे, ऐसे मेरी ज़िंदगी में वो दिया कि तू लोगों को अट्रैक्ट करेगा। दैट इज़ डेफिनेटली ट्रू अबाउट योर पर्सनैलिटी। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि देखो हम जब खाने की बात करते हैं ना तो हम टेक्नोलॉजी को उससे रिलेट नहीं कर पाते। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके बिजनेस में टेक्नोलॉजी कैसे एक रोल प्ले करती है? बहुत सारे आइडियाज़ है। टेक्नोलॉजी इज इन यूज ऑफ अ प्रेजेंटेशन, इज इन यूज ऑफ इन्वेंट्री, बैक स्टेज इन्वेंट्री जो आपकी है, आगे आने वाली प्रेजेंटेशंस जो आपकी हैं, जो और मोर ओवर द चैनलाइज वे टू डिस्ट्रीब्यूट अ थिंग्स, क्योंकि इन आर ट्रेड देर इज सो मैनी SKUs, सो मैनी थिंग्स, एन नंबर्स ऑफ आइटम्स। भाई एक केटरिंग कंपनीज है, उसके पास 2000 ऐसे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास 200 ऐसे छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं, जिसको असेंबल करके रात को हम बहुत अच्छे से अपनी प्रेजेंटेशन या खाने की लेआउटिंग करते हैं। तो आई थिंक उसकी इन्वेंट्री मैनेज करना, उसकी प्रेजेंटेशन को बनाना, डिस्प्लेस को बनाना, होटल वेयर जो प्रोडक्ट हमारे यूज़ होते हैं उनको बनाना, टेक्नोलॉजी का यूज़ तो है अनडाउटेडली। ईजी हो गया, ईजी हो गया। अब जैसे अभी लास्ट टाइम भी जो IP चल रही थी कन्वेंशन, उसमें डिस्कस हो रहा था कि AI कैसे आपको हेल्प कर सकती है थ्रू आउट योर राइट अप एंड द प्रेजेंटेशन। तो वो जो आधे घंटे का काम था वो 3 मिनट में हो रहा था। तो टाइम इज़ मनी। एब्सोल्युटली। तो जो समय जो बच रहा था, जो वो जो चीज़ें आ रही हैं, आई थिंक वो बहुत यूज़फुल है। आपको लगता है कि राइट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कैन हेल्प इन इनोवेशन? और Absolute. कैसे? कुछ एग्जाम्पल देना चाहेंगे आप अपने बिजनेस का? मेरे बिजनेस का तो देखो, अभी ग्राउंड्स पे हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये एंटरटेनमेंट और जो लोग प्लानिंग बिजनेस में, उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल है। हम तो आज भी अपना लेबर जॉब बिजनेस में है, मैन पावर जॉब बिजनेस में है ना। हमें तो टेक्नोलॉजी हमारा फ्रूट नहीं काट सकती, वो बता सकती है कि इसको काटना कैसे है। या तो वी आर इन टू द मैन पावर बिजनेस बेस्ड। हम उसमें आइडियाज़ की हेल्प ले सकते हैं, बट थ्रूली उसको हम इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। अभी थोड़े दिन पहले हमारे दिल्ली एयरपोर्ट पे कियोस्क हो गया था, जिसमें वो 40 साल पुराने हाथ से उन्होंने बोर्डिंग पासेस बना कर दिए थे। सो यू सी द पावर ऑफ द पेपर एंड द पेन, कि जब सारे सिस्टम डाउन हो गए तो आज 40 साल बाद पेन और पेपर ने लोगों की लाइफ सेव करी, और उनका ट्रैवलिंग टाइम और उनका ट्रैवलिंग स्केड्यूल प्लान करा। एग्जैक्टली। सी द पावर ऑफ द पेन एंड द पेपर। तो मैं भी इस बिलीवर में हूँ कि फ्रूट काटने के लिए जो नाइफ की पावर है, जो वो बहुत बहुत इतनी आगे है कि वो अगले 100 साल तक भी हिल नहीं सकती। अगर मशीन भी आएगी तो उसके अंदर भी नाइफ कटर होगा, बिना उसके फ्रूट नहीं कट जाएगा, जादू से नहीं कट जाएगा। अभी आपने नाइफ की बात करी, फ्रूट काटने की बात करी। आपके लिए हाइजीन कितनी इंपॉर्टेंट है, और आप कैसे मेक श्योर करते हो कि आपका जो ब्रांड है, ऑफ कोर्स प्रेजेंटेशन एंड एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हाइजीन। क्या आप उस पर फोकस तो करते सब हो? करते हैं आजकल फोकस। नो, आपको भी I पता है think कि नहीं, जब ऐसा खाना नहीं। सर्व होता है, मैं अगर फूड, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, जब खाना सर्व होता है, ऑनेस्टली अगर कोई पीछे जाके देख ले कि वो बैक स्टेज पे जाके देख ले। नहीं, अब मैं इसमें बहुत चेंज है। नाउ द बिगेस्ट केटरिंग कंपनीज, दे हैव देयर ओन किचन्स विद गुड लेआउटिंग, विद गुड रेफ्रिजरेशन, विद गुड फायरवर्क्स, हर चीज़ वहाँ वेल मैनेज्ड है। अब ऐसा नहीं है। देयर वॉज अ टाइम लोग बाहर आके खाना बनाया करते थे। अब किसी के पास रिसोर्सेज नहीं है, तो वो बेचारा क्या करेगा, काम नहीं करेगा क्या? उसने भी अपना पेट पालना है। तो
वो भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। पहले लोग 4 पतीलों में ही सारी केटरिंग कर देते थे, आज वो GN पैन भी खरीदते हैं और परात भी खरीदते हैं, पतीला भी खरीदते हैं एंड लैडल्स भी खरीदते हैं। तो ऐसा नहीं है, चेंज हो रहा है ये। और मेरे काम की हाइजीन की बात रही तो हमने बहुत चेंजेस करे हैं। मतलब ये आजकल आई थिंक बड़ा इजी है हाइजीन मेंटेन करना, पहले बहुत टफ होता था। अब हमारे बच्चे भी खुद ही कर देते हैं, क्योंकि वो भी गंदा नहीं खाना चाहते। वो भी खुद का खाना जब खाते हैं तो बढ़िया से अखबार बिछा के खाते हैं या पेपर रख के खाते हैं या तरीके से साफ जगह पे बैठ के खाते हैं। तो आई थिंक हमारी इंडस्ट्री ने इतना तो उनको सिखा दिया है, हम लोगों को सिखा दिया। जाते जाते अगर मैं आपसे एक सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल अगर मैं आपसे करना चाहूँ, ऐसी वो क्या चीज़ है जो आप हमारी इंडस्ट्री में बदलना चाहते हैं? वेस्टेज एंड टाइमिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंटली वेस्टेज एंड टाइमिंग्स पे कंट्रोल होना चाहिए। कैन यू एक्सप्लेन? इन द टर्म ऑफ वेस्टेज हमारे को लेस इज मोर पे आना चाहिए। डिशेस कम होनी चाहिए, क्वालिटी एंड बेटर सर्व होनी चाहिए। ओके। फ्रूट के नंबर्स कम होने चाहिए, क्वालिटी एंड बेटर सर्व होनी चाहिए, तो वेस्टेज अपने आप कंट्रोल होगी। मैं आफ्टर जॉब वेस्टेज की बात नहीं कर रहा, बिफोर जॉब की बात कर रहा हूँ। जो हम पहले इतना इतना बना देते हैं वो चीज़ की बात कर रहा हूँ। आफ्टर जॉब तो देखा भी नहीं जाएगा, इतनी होती है। और सेकंड, टाइमिंग्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि somebody borrows you at the पार्टी और उसने 7 बजे ऑन करा और सुबह 7 बजे वो बंद कर रहा है। दिस इज़ वेरी बैड, वेरी बैड। उसकी हेल्थ के लिए भी ख़राब है, हमारे लिए नहीं। एक सर्टन टाइम होना चाहिए। ऑब्वियसली उसमें थोड़ी लिवरेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वी कमिट अ रिजेंटमेंट कि भाई अब तो बंद कर दिया तो बंद कर दिया। ठीक है, एक टाइम के बाद उसमें एक घंटे या 2 घंटे का लीन पीरियड देना चाहिए कि भैया अब इतने बजे तक कर दिया, अब इतने बजे तक हम और ऑन रखेंगे, आपने जिसको खिलाना है खिला लीजिए एंड यू गो फॉर योर आफ्टर पार्टी। आप जाइए, नाचिए, खाइए पिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। बट अब हमारा टाइम ओवर हो गया, हमारे बच्चों को भी रेस्ट करना है, अगले दिन की भी प्रिपरेशन करनी है। वो भी इंसान है, दे आर ऑल्सो ह्यूमन्स। सब कुछ पैसा नहीं है, टाइम तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आई थिंक आई विल टोटली अग्री विद यू। ये जो कल्चर आ गया कि बुक आप हाई टी से हो रहे हो और ब्रेकफास्ट तक जा रहे हो, वेरी बैड यार, बहुत गलत तरफ जा रहे हैं हम लोग। आने वाली जनरेशन भी हमारी ख़राब हो जाएगी। एंड हर इंसान जो वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, चाहे फिर वो फोटोग्राफर हो, प्लानर वो भी वहीं हो, खड़ा है वो बेचारा सब- सुबह तक, एग्जैक्टली 7 बजे तक खड़ा है और वो कह रहा है भैया मुझे दोबारा जाना है 2 बजे या 1 बजे रिचुअल्स पे पहुंचना है उनके। एग्जैक्टली। यही नहीं मुझे 6 बजे तक सुबह छोड़ रहे। नहीं, ये दिस इज़ वेरी रॉन्ग। और मैं आपको इसका एक और भी चीज़ बताता हूँ कि जब आप कोई भी काम करते हैं या कोई भी दुनिया में ऐसी चीज़ करते हैं, चलो मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आप मानिए आप यहाँ से इंडिया गेट तक ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप गूगल डालते, उसमें ट्रैवल टाइम आता है 45 मिनट्स। जी। ठीक है, आप अपने दिमाग में एक बात बना लेते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लग जाएगा, हम वहाँ पहुँच जाएंगे। बहुत हद हुई तो 1.5 घंटा लग जाएगा, डबल ऑफ द टाइम हो जाएगा, हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो वहीं से वेयर यू बिगिन्स योर जर्नी, वहीं से आपके दिमाग में एक चीज़ स्टार्ट हो जाती है कि मेरे को जिस डेस्टिनेशन पे पहुँचना है, इट विल टेक दिस टाइम ऑफ द 45 मिनट्स Yeah. और इट कैन बी अ डबल बट इट नॉट कैन बी अ नेक्स्ट डे। मेंटली प्रिपेयर होते हो Yes. एंड देन अब आप पार्टी करते हैं तो हमारे बच्चे जब सुबह दिन में आते हैं, प्रिपेयर करते हैं, सबके हमारी टीम्स आती हैं, सब लोगों की टीम्स आती हैं, वो एक दिन सुबह आती हैं, प्रिपेयर करती हैं, देन दे स्टार्टेड देयर जॉब बाय 7:30 और 8 PM। तो उनके दिमाग में होता है कि चलो आज की ये पार्टी है, रात को 1 बजे या 2 बजे तक ओवर हो जाएगी। एग्जैक्टली। तो उनका एक बॉडी स्ट्रक्चर वैसा हो जाता है सोचने का कि Yeah. चलो 2 बजे तक ख़त्म हो जाएगी, विल कीप क्लोजिंग, 1 घंटा क्लोजिंग में लगेगा और उसके 1 घंटे में हम अपनी क्वार्टर में अपने रूम पे पहुंच जाएंगे और आराम कर लेंगे। जब उन बच्चों को पता चलता है वो सुबह फ्री 7 बजे हुए, तो सोचो कैसा लगता होगा। आप उनको पैसे डबल देंगे, साहब नहीं चाहिए पैसे। तभी तो कहते हैं मनी कांट बाय एवरीथिंग। आप उनको पैसे मत दीजिए, उनको उनका जीने का राइट दीजिए।
दे आर नॉट योर स्लेव्स, दे आर ह्यूमंस लाइक अस. आप उनको समय दीजिए कि हम इस इतने बजे तक ही फ्रूट खिलाएंगे, इतने बजे तक ही खाना खिलाएंगे. आपको आफ्टर पार्टी मेन्यू चाहिए, आप अलग से ले लीजिए. उसकी टीम अलग से रात को 10 बजे आएगी प्रिपेयर करने. बट दे आर नॉट स्लेव्स. ये चलता आ रहा है और बहुत गंदा लगता है मुझे. किसी को सुनने में अच्छा बुरा लगे, आई डोंट नो, बट आई एम वेरी सॉरी. मैं बड़ी माफ़ी मांगता हूँ सबसे. दिस इज़ नॉट गुड. नो, आई थिंक डीप डाउन हम सब चाहते हैं कि ये कल्चर बदले, बट कल भी मेरा एक पॉडकास्ट था और हम एक सवाल कर रहे थे कि आर्टिस्ट और जो लेजेंड का जो डिफरेंस है वो कितना लंबा है, राइट? तो वो कुछ यही बातें हम डिस्कस कर रहे थे. सो जो आप बात कर रहे हैं ना, वो लेजेंड्स आकर ही कह सकते हैं, राइट? सो आई एम रियली श्योर कि आज आप कह रहे हैं तो आपसे 10 लोगों को और हिम्मत मिलेगी जब वो एक्चुअल में टेबल पे बैठेंगे. सो दे विल बी एबल टू से इट कि उनका टाइम और उनकी हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है. उनकी हेल्थ और उनकी टीम की हेल्थ. एब्सोल्युटली. अगर टीम है तभी सब कुछ है. एब्सोल्युटली. आप ये वाले जोन, आप ये नदी अकेले पार नहीं कर सकते. नहीं कर सकते. इट इज़ नॉट अ सिंगल बोट जॉब. इट्स अ बोट ऑफ अ क्रू. बिल्कुल. आपको सारे क्रू को लेकर चलना पड़ेगा. दिस इज़ नॉट अ सिंगल बोट रेस कि यहाँ से गए और उस कॉर्नर तक पहुँचे और मंजिल तक पहुँचे, हो गया. नहीं भाई, उसी जर्नी में आपको सबको केटर भी करना है. बिल्कुल. सबको अपना अपना काम करना है. यू नो, आपसे आज मैंने इतना कुछ सीखा है ना. मैंने सोचा था कि ये वाला पॉडकास्ट फुल ऑफ फ्रूट्स होगा, हम बिजनेस के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज आपने जो कहते हैं ना कि ज़िंदगी के तजुर्बे से कोई आपको सिखाता है तो ज़्यादा जल्दी समझ में आता है, क्योंकि आप चीज़ों को हंसते खेलते, कैसे आप लाइटली चीज़ों को आपने हमें समझाया. एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग आज इंस्पायर हुए होंगे आपसे. और एक अदर साइड ऑफ गोल्डी बसीन लोगों के सामने आया होगा. एंड आई एम रियली रियली श्योर कि ये वाले जो गोल्डी बसीन हैं उनको ज़्यादा और प्यार मिलेगा, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो जैसे आप कह रहे थे ना, मैं बता रही थी आपको, आपके फ्रेंड्स बोलते हैं आप बहुत दलेर हो. सो दलेरी के साथ साथ दिल खोल के सब बता देना, उसमें भी एक दलेरी होती है. इसके साथ साथ नॉलेज लेनी भी चाहिए और नॉलेज स्प्रेड भी करनी चाहिए. एब्सोल्युटली. डिस्ट्रीब्यूट भी करनी चाहिए. ये वो घड़ा है जो आपने भी तो कहीं से लिए. बिल्कुल. वो टाइम मत भूलिए ना आप. बिल्कुल. आप ये मत सोचिए दिस इज सीक्रेट ऑफ माय लाइफ. आपने भी तो किसी से नॉलेज लिए. बिल्कुल. उसने बोला होता कि मैं तेरे को नहीं दूंगा, देन यू आर नॉट सपोज्ड टू बी हियर ना. देन बिल्कुल. तो आप जो ले रहे हैं आप देंगे, तभी आगे आने वाला यूथ कुछ करेगा. या कैन यू इमेजिन, लाइक सी दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि मेरे पास क्यू कार्ड्स 5 हैं. और जब ये पॉडकास्ट हमने डिसाइड किया था तो मैं अपनी टीम से बात कर रही थी कि मैं फ्रूट पे कितनी बात कर लूँगी, या मैं मतलब क्या बात करूँगी इतनी कि मैं 1 घंटे का पॉडकास्ट करूँगी. एंड आई कांट बिलीव कि हमें 2 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, और शायद ही हमने इसमें से ये कुछ पर्सनैलिटी पॉडकास्ट हो गया है. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि कभी कभी पता नहीं होता है कि कौन सी कॉन्वर्सेशन आपको कहाँ ले जाए. बट आपने आज मुझे बहुत कुछ सिखाया है. सबसे बड़ी, मैं हमेशा अपने पॉडकास्ट के एंड में बोलती हूँ कि मेरी सबसे बड़ी लर्निंग क्या थी इस पूरे पॉडकास्ट की. सबसे बड़ी लर्निंग थी कि दोस्ती बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, आपने जो बोला ना कि 15 मिनट भी निकालो, लेकिन वो ही वक्त सबसे इम्पोर्टेंट है. एक्चुअली वो रेमेडी है. आपके जो दिमाग में एक और पूरी बॉडी में, वो वेन्स में जो सारा दिन वर्कलोड, प्रेशर लोड, फैमिली लोड, वो जो चल रहा है, अगर उसको कहीं से प्यूरिफाई होके पास थ्रू होना है तो वो दोस्त के थ्रू ही हो सकता है. कि अगर आपको लगता है कि नहीं, अब दिस इज़ मी टाइम, नाउ आई हैव 1 बियर, चिल्ड बियर, एंड आई गॉसिपिंग विद माय फ्रेंड, आज ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, मेरे पति ने ऐसा कहा और उसने ऐसा कहा, तो दैट्स द मी टाइम. सो
थैंक यू सो मच। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग हमें इतना कुछ सिखाते हो और उसके बदले आई डोंट थिंक आई कैन गिव यू एनीथिंग बट मे बी समथिंग that you can munch on and enjoy. So thank you so much. ये शनाया with coffee with शनाया का hamper है. Okay. नितिन का नाम भी है. We can just hide it. So नहीं, all the best for your Wed FM. I hope कि ये बहुत आगे जाए. Thank you. Wed TV भी बने, Wed Cinema भी बने एक दिन. Thank you. Thank you so much. It's very good. It's a good initiative. Thank you. Thank you guys. It's a backup. Such an amazing experience. This is my first time कि मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ. मुझे नहीं पता था कि इतना डिफिकल्ट होता है, लेकिन बड़ा एक्साइटेड भी बहुत था. मुझे पता ही नहीं चला 2.5 घंटे हमारे कब निकल गए. इनफैक्ट 2.5 से भी ज़्यादा हो गए. इट्स 2.45 आई थिंक. 2.75 घंटे हमने ये पॉडकास्ट शूट करा और बहुत अच्छा था. और आई थिंक हमारे को ऐसी कम्युनिटीज़ और ऐसे पॉडकास्ट बनाने चाहिए, बिकॉज तभी हम थ्रू आउट द वर्क जान सकते हैं कि एक दूसरे के बारे में, कि लोग कैसा सोचते हैं हमारे वेडिंग इंडस्ट्री के बारे में, हमारे समाज के बारे में, और उनके पर्सनल थॉट्स और पर्सपेक्टिव क्या है इंडस्ट्री को लेके. क्योंकि जब हम प्लेटफॉर्म्स पे मिलते हैं तो वहाँ ये डिस्कशन नहीं होती कि आप कहाँ घूमते हो, कहाँ खाते हो, या सक्सेस या फेलियर या जर्नी ये कैसे आपकी ज़िंदगी में आया. आई थिंक ये बहुत अच्छा मंच है, बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर आप खुल के कैजुअली दिल से ये बात बोल सकते हो. तो इसलिए वेड FM कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. और ऐसा आई एम श्योर कि वेड सिनेमा भी बने एक दिन, और वेड चैनल भी बने, वेड TV भी बने. ऑल द बेस्ट टू द टीम वेड FM. थैंक यू.